क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कौन सा है ये? अच्छा, इस क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि दो अलग अलग रिएक्शंस हुए, एक ऊपर रिएक्शन हुआ कुछ बना उसमें, और एक नीचे रिएक्शन उसमें कुछ बना। पूछा यह है कि कौन सा रिएक्शन हम लोगों का ज्यादा रेट से होगा, मतलब दो अलग अलग रिएक्शंस के बीच में। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि अलग अलग स्टेप्स में रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे थे, यहाँ दो अलग अलग रिएक्शंस के बीच में कंपैरिजन चल रहा है। तो जैसे मान लो पहले प्रोडक्ट बना के देखते हैं। पहले वाले केस में प्रोडक्ट बनाएंगे तो उस केस में हम लोगों का यहाँ पे CH3 का फॉर्मेशन होगा। दूसरे वाले पार्ट में प्रोडक्ट बनाएंगे तो यहाँ पे CH3 के रिस्पेक्ट में पारा पोजीशन पे ब्रोमीन का फॉर्मेशन होगा। नीचे वाले पार्ट में जब जाएंगे तो पहले हम लोगों के ब्रोमीन का स्टेप आएगा, और उसके आगे वाले पार्ट में जाएंगे तो हम लोगों के ब्रोमीन के साथ CH3 का स्टेप आएगा। एक तो थोड़ा प्रॉब्लम है कि ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो वैसे भी रिएक्टिविटी बहुत खराब होने वाला है। ठीक है, तो नीचे वाले स्टेप में ये जो सेकंड स्टेप है वैसे भी थोड़ा खराब है, पहला चीज। और दूसरा, अगर हम लोग इस सेंस में बात करें तो चलो रिएक्शन तो रहा, हम लोग को मान लो फैक्ट नहीं मालूम कि हम लोग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होता ब्रोमीन, क्योंकि बहुत ही माइल्ड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में हम लोग डाल सकते हैं एक बार को इग्नोर करने के लिए। तो भी अगर कंपैरिजन करें तो पहले में बेंजीन का रिएक्शन हुआ, ठीक ठीक रेट से होगा। फिर उसके बाद CH3 आया जो कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देगा। दूसरे वाले केस में ब्रोमीन आया जो रेट ऑफ रिएक्शन घटा देगा। इसका मतलब जो सेकंड वाला पार्ट है वहां पे हम लोगों का रेट ऑफ रिएक्शन ऊपर वाले में तो बढ़ रहा है, नीचे वाले में घट जा रहा है, उल्टा असर हो रहा है। इसका मतलब आराम से कंपैरिजन में R1 ग्रेटर देन R2 सोचा जा सकता है। ठीक है सर, लेकिन पूरा रिएक्शन का जब रेट हम लोग करते हैं हाँ, तो उसमें तो सिर्फ RDS देखते हैं ना। अरे पूरा रिएक्शन का रेट एक अलग फैक्टर है, RDS मतलब देखते अगर हैं। ऐसे केस में अगर दो रिएक्शन दिया तो सिर्फ RDS देखेंगे ना, तो दो रिएक्शन का RDS कैसे डिटरमाइन करेगा? तो मतलब अलग अलग। अच्छा, दो रिएक्शन का RDS डिटरमाइन करेगा अलग अलग, तो हम जो कंपैरिजन की वो तो वही फैक्टर है ना, RDS कैसे डिटरमाइन करेगा? हाँ वही है, बट एक बोल रहे हैं। हाँ मतलब ठीक है, जो बोल रहे हो तो बात सही है, तो बट कंपैरिजन जो हम लोग किए वो किस बेसिस पे किए? रिएक्टिविटी के बेसिस पे ही किए ना। हाँ हाँ। क्वेश्चन नंबर 6 के अलावा क्वेश्चन नंबर 6 में कोई डाउट है तो पूछ लो फिर से, अगर नहीं समझ में आया तो। और अगर इसके अलावा कोई और डाउट है तो पूछो क्वेश्चन नंबर 6 के अलावा। सर फिर से बता दीजिए ना, मेरा आवाज कट गया था आपका। आवाज कट गया था, बहुत दिक्कत है जिंदगी में, जीव कट जाना चाहिए, आवाज नहीं कटना चाहिए। पहले वाले एग्जांपल में CH3 का एडिशन हुआ, दूसरे में बेंजीन से रिएक्शन शुरू हुआ, तो बेंजीन का रिएक्टिविटी तो दोनों में सेम है मान के चल रहा है। ऑल्दो सामने वाले इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर भी डिपेंड करेगा, बट क्योंकि हम लोग उसको डिस्कशन का पार्ट नहीं बनाते तो उसको इग्नोर कर सकता है। सीधा बेंजीन है, बेंजीन ज्यादा रिएक्टिव, तो दोनों केस में बराबर रिएक्टिव है। उसके बाद प्रोडक्ट बना, जब CH3 आया तो एक्टिवेटिंग ग्रुप है, जब ब्रोमीन आया तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो CH3 वाला पार्ट क्योंकि एक्टिवेटिंग है तो फर्दर हम लोगों के क्या बोलते हैं ब्रोमीन वाले पार्ट में जब रिएक्शन हो रहा होगा तो उसमें हेल्प करेगा, जबकि ब्रोमीन डीएक्टिवेटिंग है, रेट ऑफ रिएक्शन को घटा देगा। तो इस केस में नीचे वाले पार्ट का जो सेकेंड रिएक्शन है वो स्लोअर होगा, ऊपर वाले पार्ट में जो सेकेंड रिएक्शन है वो फास्टर हो रहा है। ओवरऑल ऊपर का रेट ज्यादा निकल के आएगा। ठीक है, और कोई डाउट? 94। क्वेश्चन नंबर 24 19 और 21। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में हम लोग बेंजीन के साथ अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करा रहे हैं LCl3 के प्रेजेंस में। तो यहाँ वाले पार्ट में हम लोगों को पॉजिटिव चार्ज मिलेगा और रेजोनेंस दिख रहा है। तो जहां पॉजिटिव चार्ज है एक तो वहीं पे हम लोगों का कंपाउंड का एडिशन हो गया, मतलब कार्बन 14 जो है उसी पे कंपाउंड का एडिशन हो गया। बट अगर रेजोनेंस होता है तो रेजोनेंस होने से हम लोग को ये स्ट्रक्चर मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज दूसरे साइड चला जाएगा, मतलब जो कार्बन 14 है उसके एडिशन के जगह पे दूसरे कंपाउंड का भी एडिशन हो सकता है, दूसरे कार्बन का एडिशन हो सकता है। ये दो प्रोडक्ट मिलने चाहिए। 19 के अलावा 21। 23। 21। क्वेश्चन नंबर 21 में OH के साथ H+ दिया, OH2+ बनेगा, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन होगा, बट ये पॉजिटिव चार्ज रीअरेंज होके आगे जाएगा क्योंकि लेस स्टेबल है। तो बेसिकली पॉजिटिव चार्ज इधर शिफ्ट हुआ, तो यहाँ से रिएक्शन अगर करते हैं तो ऊपर वाला कार्बन ऐड कर लो या नीचे वाला कार्बन ऐड कर लो, दोनों में से जो ऐड करना है कर सकते हैं। तो अपने प्रोडक्ट में 1 एटम, 2 एटम, 3 एटम, 4 एटम, 5 एटम,
मतलब बेंजीन के अलावा एक 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होना है, ऐसा सोच सकते हैं। और जो बेंजीन के ऊपर ये एटम अटैच हुआ उस पे एक मिथाइल ग्रुप बाकी रह गया, तो बेंजीन से अटैच, नीचे वाले बेंजीन से अटैच एटम पे एक मिथाइल ग्रुप। और अगर इसको ऊपर के साइड से बना रहे होते तो उस केस में ऊपर वाले पे ग्रुप ऐड कर सकते थे। इस टाइप का स्ट्रक्चर भी सोचा जा सकता था। क्वेश्चन नंबर 21 के अलावा 23, क्वेश्चन नंबर 23, ये फैक्ट याद रखना है, ये शायद तुम्हारे नोट्स में भी होगा, स्टार मार्क किया होगा। एक कार्बन पे 4 बेंजीन रिंग नहीं आ सकता, क्योंकि बेंजीन रिंग का साइज बहुत बड़ा होता है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर बहुत ही बड़ा होता है, तो इसलिए चौथा बेंजीन का एडिशन नहीं हो सकता। ये हम लोग का फाइनल प्रोडक्ट होगा। एक छोटा सा फैक्ट है जिसको ध्यान रख सकता है। इस मेंशन किया होगा यार ये फैक्ट, यहाँ पे कहीं पे था कि नहीं था सॉल्यूशन में ऐसा कुछ? यस हाँ लिखा हुआ है। कैसा घटिया डाउट पूछ दिए बे। नोट्स कॉपी में मिला करके देखिए आंसर की, बस अपना अपना आंसर लेके बैठ गई। मिलाए नहीं थे। हे भगवान, कहाँ से आते हैं लोग, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका ही नहीं मालूम है, सॉल्व करने का आंसर देखना होता है। तो तुम हवा में काम कर लिए है, तुमको मालूम ही नहीं कि तुम कौन सा सवाल सही सॉल्व किया, कौन सा गलत सॉल्व किया। बताओ, अभी आंसर देखना शुरू करेंगे तो पता चला ये भी गलती है, ये भी गलती है, ये भी गलती है, ये भी गलती है। मिला फटाफट आंसर। 24 भी। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में 24 तो बनने लायक सवाल है। अच्छा सॉरी, एक सेकेंड, हम लोग एक रिएजेंट मिस कर दिया। ये जो हम लोगों का फिडल क्राफ्ट रिएक्शन में यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O X होता था इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, सिमिलरली हम लोग एनहाइड्राइड भी ले सकते हैं। ये एनहाइड्राइड वाला पार्ट AlCl3 के ऊपर इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करेगा। एक मिनट, इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करेगा तो जैसे हेलोजन के साथ पॉजिटिव चार्ज बन रहा था, वैसे ही ऑक्सीजन के साथ भी पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन होगा, ऐसा बन गया। अब उसके बाद कोई भी एक बॉन्ड को ब्रेक करके हटाओ यहाँ से, पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन, और ये जो एसिटाइल ग्रुप वाला पार्ट आया ये बेंजीन के ऊपर अटैच होगा। ये रिएजेंट बताना भूल गए, ये भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का पार्ट है। मतलब फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन जो हम लोग बोलते हैं उसमें दो पॉसिबिलिटी है, असाइल हैलाइड और दूसरा एनहाइड्राइड, दोनों रिएजेंट यूज कर सकते हैं। माय बैड, नहीं पता है। और कोई डाउट तो बताओ। 25 क्वेश्चन नंबर 25 25, क्वेश्चन नंबर 25 में ऑक्सीजन के ऊपर H+ जाएगा, सबसे पहला स्टेप पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक करके अगर हटा तो एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इसको ऐसा घुमा लेते हैं, ज्यादा बेटर समझ में आएगा आई गेस। बेंजीन तो सामने है, इसको तो रहने दो। उसके अलावा फिर ऑक्सीजन के ऊपर H+ का एडिशन हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक करके हटा दिया। तो जब बॉन्ड ब्रेक करेंगे, एक मिनट, जब बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा और ऑक्सीजन से पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा। फिर बेंजीन रिंग उस पॉजिटिव चार्ज पे अटैच हुआ, तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आया। बेंजीन रिंग है, इस पे हम अभी क्योंकि स्ट्रक्चर को अपने को सिंप्लीफाई करना है तो इस टाइप से ही ऐड कर दे रहे हैं, ये बना। बट क्योंकि मीडियम में H+ है तो फिर से H+ ऑक्सीजन पे ऐड होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर एक और पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इस केस में ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज तो हट जाएगा और फिर बेंजीन रिंग वाला पार्ट वापस उस पर इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करेगा। तो बेसिकली कुछ ऐसा दिख रहा है कि एक बेंजीन रिंग है, ये जो स्ट्रक्चर आया है अपने पास, इसमें एक नीचे वाला कार्बन एक ऊपर वाला कार्बन, ऐसा 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। समझ आया सवाल? यस क्वेश्चन नंबर 25 के अलावा बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 25 के अलावा और कोई डाउट नहीं है? इसके नीचे वाले क्वेश्चन में डाउट नहीं है 26 में किसी को? 26 तो बहुत अच्छा सवाल है। और इसके बाद वाले एक्सरसाइज में सर वहाँ कन्वर्जन पे सिग्मा बॉन्ड क्यों ब्रेक किया वो नहीं समझ में आया। किधर? 25 नहीं 25 में 5th में 5 6 5 सिग्मा बॉन्ड क्यों ब्रेक किया? मतलब वो जो O और H जॉइंड है वो रिंग को फिर वो क्यों तोड़े नहीं समझ में आया, मतलब सॉल्यूशन भी नहीं समझ में आया था।
नहीं, रिंग को तोड़ना वाले सीन नहीं है। एक अल्कोहल अगर दे रखा, तो अल्कोहल में जब H+ ऐड करते हैं तो यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करके हटाते हैं H2O। यस सर। तो यहाँ पे जैसे मान लो कि ऑक्सीजन के साथ H ना देके हम लोग के पास ईथर टाइप का स्ट्रक्चर दिया है, ठीक है। तो ईथर में क्या करते हैं हम लोग, हाइड्रोजन ऐड करते थे, पॉजिटिव चार्ज आता था, फिर एक कार्बन चेन ब्रेक करते थे। तो यहाँ सिमिलर टाइप का कंसिडरेशन है कि हम लोग का एक ईथर दे रखा, और उस ईथर वाले पार्ट में फिर हम लोग पहले H+ का एडिशन किए ताकि एक न्यूट्रल लिविंग ग्रुप बन जाए, फिर एक कार्बन चेन ब्रेक किया। समझ आया कि नहीं समझ आया? यस सर। चलिए वो आ गया, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 में किसी को डाउट नहीं है? इतना अच्छा सवाल है 26 और किसी को डाउट नहीं? क्या डाउट है? अच्छा चलो, पहला सवाल, AlCl3 वाला पार्ट जब रिएक्शन करेगा, एक तो जेई एडवांस लेवल का सवाल है, जेई एडवांस के बहुत टॉप लेवल का सवाल है। पहला चीज तो ज्यादा मेडिकल वाले लोग ज्यादा टेंशन मत लेना कि सर क्या क्या आप पूछते रहते हैं फालतू का। पहला काम, Cl हटेगा, क्लोरीन AlCl3 के साथ रिएक्शन करेगा जैसा नॉर्मली होता था, और जब क्लोरीन हटेगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ पे एक सवाल आता है, अगर उधर पॉजिटिव चार्ज आया मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन sp2 में कन्वर्ट होगा। फिर जो पॉजिटिव चार्ज है, और क्योंकि रीअरेंजमेंट तो हमको कहीं से दिखाई नहीं दे रहा, तो फिर से बेंजीन रिंग उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करेगा। फिर से बेंजीन वाले पार्ट के ऊपर वो जो बीच वाला कार्बन है वो अटैच होगा, उसके ऊपर CH3 और नीचे C2H5 इथाइल ग्रुप। इसका मतलब फिर से sp2 एटम sp3 में कन्वर्ट होगा। जब भी sp2 एटम sp3 में कन्वर्ट होता है तो क्या होता है? स्टेशनाइजेशन। R+S का फॉर्मेशन होता है। तो शुरुआत में कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी है मालूम नहीं, बट जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें R एंड S दोनों बनना चाहिए। तो एक रिटेंशन टाइप का प्रोडक्ट बना लो और एक इन्वर्जन टाइप का प्रोडक्ट बना लो। बेसिकली ऐसा समझ लो कि इस कंपाउंड में SN1 रिएक्शन हो रहा है, और एक्चुअल में है भी इसी टाइप का, SN1 के जैसा रिएक्शन हो रहा है। SN1 का मतलब क्या है? पहले स्टेप में कार्बोकेटायन बनेगा, तो Cl हटा, कार्बोकेटायन बना। फिर बेंजीन न्यूक्लियोफाइल है, वो इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट किया, और इलेक्ट्रॉन जब कोऑर्डिनेट किया तो फिर न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन हुआ। SN1 में यही होता था, तो रिटेंशन प्लस इन्वर्जन। इसको बेंजीन के एंगल से ना देख के उस ग्रुप के एंगल से देख लो तो ज्यादा क्लियर पिक्चर समझ आएगा, ठीक है। ऑल्दो ये बहुत सिंपलिस्टिक व्यू हो गया, मतलब अगर इसको हम लोग बेंजीन की तरफ से ना देख के इस कंपाउंड के ऊपर से देखे तो बहुत सिंपलिस्टिक तरीका हो गया इसको समझने का। नाइस, अगले बार अगले बैच में ये समझाया जाएगा। समझ आया तान्या? यस सर। आप उस टाइम मतलब जब बोले ना कि बहुत हार्ड है, तो मतलब नहीं समझ में आया था कि हार्ड क्या था। हाँ, मतलब हम भी इसको भारी तरीके से देखा करते थे जिंदगी में, पहली बार एक सिंपल तरीका देखे इसका। देखो होता क्या, जैसे एक सवाल देखे तो सवाल देख के आपको क्या समझ में आ रहा है कि हम लोग बेंजीन के ऊपर रिएक्शन करा रहे हैं, क्योंकि हम लोग तो अभी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। हम इस एंगल से तो सोच ही नहीं रहे कि SN1 टाइप से भी कुछ हो सकता है, तो इसलिए थोड़ा बढ़िया सवाल लगा। लेकिन अगर SN1 के हिसाब से सोचे तब तो फिर बहुत ही सिंपल है। ऑल्दो SN1 AlCl3 के प्रेजेंस में कभी होता ही नहीं था, कभी सोचे भी नहीं थे, है ना। बट अच्छा सवाल है, ठीक है। समझ आया तान्या? यस सर। और कोई डाउट तो बताओ। सर 2 का 2 नंबर। 2 का टुई का टुई। चलो, अच्छा सवाल है ये। पहला सवाल तो ये कि अगर हम लोगों को बेंजीन को कन्वर्ट करना है NO2 के रिस्पेक्ट में क्लोरीन ऑर्थो पोजीशन पे, तो पहले सवाल से एक चीज तो समझ में आ गया होगा कि नहीं, 2 का 2 नंबर तो सेम ही सवाल हो गया। हाँ सेम। यहाँ पे ना मेटा होना चाहिए, तो सेम ही सवाल हो गया। ऑब्वियसली बात है, थोड़ा मतलब प्रिंटिंग एरर है, पहले में ऑर्थो है लास्ट में पारा है, तो बचा ऑप्शन क्या? मेटा। तो मेटा क्लोरो होना चाहिए, ठीक है। अब बन जाएगा। सर तो पहला वाला बता दो, और दिक्कत हो वैसा ही ना था। पहला वाला, चलो पहला वाला बता सकते हैं, पहले तीसरा वाला बताते हैं। अगर हम लोग NO2 लेते हैं यहाँ पे, जैसे मान लो बेंजीन से NO2 में कन्वर्जन करते हैं, NO2 कैसा डायरेक्टिंग है? ऑर्थो, पारा या फिर मेटा? मेटा। मेटा। जबकि हम लोगों को क्लोरीन चाहिए ऑर्थो पोजीशन पे या फिर पारा पोजीशन पे। और अगर इसकी जगह क्लोरीन ले ले हम लोग, क्लोरीन कैसा डायरेक्टिंग है? ऑर्थो, पारा या मेटा? ऑर्थो पैरा। मेटा। ऑर्थो पैरा। अरे आज ही तो एक सवाल हाँ। बताए रे नालायक,
हेलोजेंस एंड नाइट्रोसिल ग्रुप्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो NO2 अगर पहले लगाएंगे और उस पर फिर हम लोग फिर हेलोजनेशन कराएंगे, तो क्योंकि ये मेटा डायरेक्टिंग है मतलब अपने क्लोरीन वाले पार्ट को मेटा पोजिशन पे डालेगा, ये सेकेंड वाला पार्ट बनेगा। बट अगर ऑर्थो पैरा चाहिए तो हम लोग NO2 पहले नहीं लगा सकते, क्योंकि डायरेक्टिंग इनहिबिट के हिसाब से पोजीशन सही नहीं आएगा। बट अगर क्लोरीन में भी हम लोग NO2 का फॉर्मेशन कराते हैं तो क्लोरीन के रिस्पेक्ट में मेजर प्रोडक्ट तो पैरा वाला ही निकल के आएगा। और हम लोग कन्वर्जन में जब भी बात करते हैं तो मेजर प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो ये नीचे वाला तो बन रहा है, इसमें दिक्कत नहीं है, ऊपर वाला कैसे बनेगा। तो लास्ट क्लास में एक सवाल बताया था, अच्छा तुम तो था ही नहीं उस लेक्चर में, लेक्चर देखा भी नहीं है तुम? नहीं सर, आज देखा देखने है? वाले थे तो आज क्लास लग गया था। नहीं देखा है तो नहीं समझ में आएगा, लेक्चर छूटता है तो तुरंत देखने का। रात को 12 बजते ही तुम्हारा जो GB है वो वापस से रिचार्ज हो जाता है, तुरंत देख लेने का था। हम नहीं समझा सकते क्योंकि उसमें कुछ है चीजें जो तुम्हारे लिए कंफ्यूजिंग है। और कोई डाउट क्वेश्चन नंबर 2 के अलावा तो बताओ। जल्दी बताओ। चलो ठीक है, अगर डाउट नहीं है तो इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक्स पे जा सकते हैं, अगले टॉपिक से मूव कर सकते हैं, जिसमें एक तो हम लोग का टॉपिक है डायोटाइजेशन रिएक्शन। ऑल्दो डायोटाइजेशन है तो एनिलीन का रिएक्शन, बट क्योंकि हम लोग बहुत मेजर रिएक्शन समझते हैं उस चीज को, तो आई गेस उसी में कंटिन्यू करना ज्यादा बेटर है। हम लोग पहले डायोटाइजेशन कवर कर ले, उसके बाद बाकी रिएक्शंस की बात करें। कन्वर्जन में भी बहुत हेल्प करेगा डायोटाइजेशन रिएक्शन। अगर हम लोग, जैसे एक चीज सवाल में आ सकता है डाइजोटाइजेशन, अभी तक हम लोग 5 ग्रुप तो लेके आ गए, ये 5 ग्रुप का फॉर्मेशन हो सकता है, असाइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप, हेलोजन ग्रुप, सल्फोनिक ग्रुप और नाइट्रो ग्रुप। बट अगर हम लोगों को बेंजीन रिंग को फिनॉल में कन्वर्ट करना है तब क्या करें? ऐसा तो कोई भी कन्वर्जन नहीं था कि फिनॉल में कन्वर्जन हो जाए, और OH+ कहीं बन भी नहीं रहा था, तो फिर कैसे ये काम कर पाएंगे, ये हम लोग के लिए कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो एक तो तुम लोग को याद होगा लास्ट क्लास में एक तरीका बताया था और बोला था इसको स्टार मार करके रखो, ये आगे हेल्प करेगा फिनॉल के प्रिपरेशन में, इनफैक्ट आएगा भी। यहाँ से फिर ग्रिग्नार्ड एजेंट में कन्वर्ट किए इसको, यहाँ वाले पार्ट को MgX में कन्वर्ट कर दिए, और फिर वहां से O2 का रिएक्शन कराया पहले स्टेप में और दूसरे स्टेप में H+ हो गया। बट बहुत लंबा तरीका है, अगर देखा जाता है चलो बहुत लंबा तरीका है, और भी कुछ तरीका तो होना ही चाहिए डेफिनेटली। तो ऐसा नहीं है कि हेलोजनेशन के थ्रू जा रहे हैं तो ये काम होगा, कोई और ग्रुप है और वहां से कन्वर्जन करना है, तब क्या करें? जैसे मान लो यहाँ पे अगर NH2 ग्रुप है, यहाँ से कन्वर्जन करना है तो कैसे करेंगे? NH2 कैसे हटेगा? तो कन्वर्जन के तो कुछ ना कुछ स्टेप्स निकल के आएंगे, उसमें ये हम लोग को हेल्प करता है, डायोटाइजेशन रिएक्शन वाला पार्ट हेल्प करता है। रिएजेंट मालूम होना चाहिए, उससे रिलेटेड कुछ कुछ फैक्ट्स हैं वो मालूम होना चाहिए। ऑल्दो डायोटाइजेशन तुम लोगों को मैंने बताया था एक बार, अगर तुम लोग को याद हो तो एक बार डायोटाइजेशन रिएक्शन बताया था पिनेकोल पिनेकोलिन रीअरेंजमेंट के टाइम पे, और बोला था इसको हम लोग बाद में रिलेट करेंगे या बाद में डिस्कस करेंगे। रिएजेंट वाले पार्ट में हम लोग का 2 पॉसिबिलिटी हो सकता है। हम लोग मेनली ये रिएजेंट लिखा करते हैं NaNO2 + HCl, इसके प्रेजेंस में डायोटाइजेशन हो सकता है, या फिर सीधा HNO2 के प्रेजेंस में भी डायोटाइजेशन हो सकता है, क्योंकि NaNO2 में जब H+ ऐड करेंगे तो HNO2 ही बनेगा, कुछ नया नहीं बन रहा, बट इसका स्टेप मालूम होना चाहिए। जैसे अगर मान लो HNO2 है तो इस केस में एक HNO2 एसिड के जैसा बिहेव करेगा, दूसरा HNO2 वाला पार्ट बेस के जैसा बिहेव करेगा, तो उसके हिसाब से हम लोग आराम से एक काम कर सकते हैं, जैसा लास्ट क्लास में HNO3 में किया था, H2SO4 में किया था, कि हम लोगों का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके का निकल के आएगा। और इसके बाद हम लोगों का H2 यहाँ से रिमूव होगा, मतलब आराम से N डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होगा। मतलब इसका नाम क्या होता है? N डबल बॉन्ड O+, नाइट्रोसीलियम आयन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आता है सर, याद रखिए। तो हम लोग का ये इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो गया, पहला स्टेप, ये हम लोग को थोड़ा ध्यान रखने का है। अब इस स्टेप के थ्रू हम लोग आगे जा सकते हैं। इस स्टेप के थ्रू आगे जाने का मतलब, यहाँ से अगर हम लोग बेंजीन का रिएक्शन कराएं तो बेंजीन वाले पार्ट के ऊपर ये नाइट्रोसिल ग्रुप का एडिशन होगा,
ये नाइट्रोसिल ग्रुप का एडिशन लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। जब नाइट्रो ग्रुप का फॉर्मेशन कराना था तो बोले थे कि हम लोग कॉन्क HNO2 के थ्रू काम कर सकते हैं। तो ये तो हो गया। यहाँ से अगर ऑक्सीडेशन करा दे हम लोग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात कर ले, तो ये जो लोन पेयर है ये ऑक्सीडाइज होकर के NO2 में कन्वर्ट हो जाता है। बट क्योंकि अपने को NO2 नहीं चाहिए अभी के लिए उसको इग्नोर करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, बट ये अपने को ध्यान नहीं रखने का है। अब इसके बाद हम लोग क्या रिएक्शन कराए, तो इस केस में हम लोगों का सॉरी, जैसे 1 मिनट कुछ ज्यादा ही हम कर लिए, इसकी भी जरूरत नहीं है अभी, अपने को बेंजीन रिंग पे इसका रिएक्शन नहीं कराना है। एक ये पार्ट हो गया जो हम लोग के लिए बन सकता है, बट हम लोग एक्चुअल में जो डाइजेटाइजेशन रिएक्शन कैरी आउट करते हुए एनिलीन में करते हैं। अगर हम लोग एनिलीन का रिएक्शन कराएंगे उस कॉन्क HNO2 के साथ या NaNO2 प्लस HCl के साथ, तब उस केस में हम लोग को प्रोडक्ट वाले पार्ट में ये कंपाउंड का फॉर्मेशन मिलता है। इनफैक्ट NaNO2 प्लस HCl ज्यादा बेटर चीज है, N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस और इसके साथ में Cl माइनस। इस जो कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ N ट्रिपल बॉन्ड N, इस चीज को हम लोग डाइजोनियम सॉल्ट बोलते हैं, क्योंकि क्लोरीन के साथ है तो सॉल्ट बोल रहे हैं। HNO2 में ये चीज सॉल्ट के फॉर्म में नहीं रहेगा, बट क्योंकि HNO2 में रिएक्शन होना थोड़ा रिगरसली डिफिकल्ट होता है, उसके पीछे एक रीजन है। HNO2 वाला पार्ट H प्लस जल्दी लूज नहीं करने की टेंडेंसी में रहेगा, तो इसलिए उधर साइड से रिएक्शन हम लोग उतना फेवरेबल नहीं मानते एज कम्पेयर टू NaNO2। तो इस केस में जो डाइजोनियम सॉल्ट वाला पार्ट है इसका फॉर्मेशन हुआ, इस चीज को भी हम लोग कैसे बना सकते हैं ये अपने को मालूम होना चाहिए। जरूरत नहीं है बट मालूम रखो तो ज्यादा बेटर है। बट ये जो हम लोग ऊपर लिखे स्टेप कि N डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्लस का फॉर्मेशन हुआ, ये तो एग्जिस्ट करता ही करता है। एक सिंपल तरीका हम ऐसा बता सकते हैं, पीएच के साथ NH2 है और N डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां से H2 हटा दो। जब H2 हटाएंगे तो पीएच के साथ N डबल बॉन्ड N प्लस का फॉर्मेशन, और क्योंकि बाहर वाले का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, अंदर वाले का कंप्लीट है, तो ऑक्सीजन अपना सॉरी नाइट्रोजन अपना लोन पेयर कोऑर्डिनेट किया, तो पीएच के साथ N ट्रिपल बॉन्ड N और प्लस अंदर वाले पार्ट पे आ गया। तो एक तो ये तरीका जो हम लोग डायरेक्टली सीख सकते हैं। अगर ये नहीं जानना है तो मैं एक छोटा सा हिंट दे रहे हैं, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर कोऑर्डिनेट करेगा नाइट्रोजन वाले पार्ट के ऊपर, तो यहाँ से नाइट्रोजन और N डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का बॉन्ड फॉर्मेशन होगा और नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। फिर यहाँ से एक H प्लस हटेगा, न्यूट्रलाइजेशन होगा। फिर से नाइट्रोजन अपना लोन पेयर रेजोनेंस में भेजेगा, तो जब रेजोनेंस में भेजेगा तो O माइनस का फॉर्मेशन होगा, उससे मीडियम में प्रेजेंट जो H प्लस है उसका एडिशन होगा, OH का फॉर्मेशन होगा और N डबल बॉन्ड N का फॉर्मेशन। बेसिकली इस तरह का स्ट्रक्चर PH N डबल बॉन्ड N OH का फॉर्मेशन। चलो काम करते दिखाई देता है। पहले हम लोगों के N वाले पार्ट का लोन पेयर कोऑर्डिनेट हुआ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे, पॉजिटिव चार्ज आया, एक को हटा देते हैं, पॉजिटिव चार्ज हटा देते हैं। अब इसके बाद लोन पेयर रेजोनेंस में गया, जब रेजोनेंस में गया तब उस केस में ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज का फॉर्मेशन होना है। तो बेसिकली पीएच के साथ N डबल बॉन्ड N O माइनस, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और एक हाइड्रोजन, यहाँ से H प्लस हटा दो, यहाँ पे H प्लस ऐड कर दो, तो हम लोग का अगला स्ट्रक्चर निकल के आएगा पीएच के साथ N डबल बॉन्ड N और यहाँ पे OH। फिर इस OH वाले पार्ट पे एक और H प्लस का एडिशन होता है मीडियम से, क्योंकि ऊपर भी एक H प्लस लूज हुआ है, यहाँ पे एक H प्लस का लूजिंग हुआ था, वो OH पे ऐड होगा और यहाँ से H2 हटेगा, तो अपना ऊपर वाला स्ट्रक्चर निकल के आएगा। सॉरी, इससे भी ऊपर वाला स्ट्रक्चर निकल के आएगा। ऐसा भी एक तरीका यूज कर सकते हैं, बट क्योंकि ये तरीका ही अपने ज्यादा काम का नहीं है, ये जान के रखो। NH2 से 2 हाइड्रोजन हटेगा और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से ऑक्सीजन हटेगा, मतलब H2 रिमूव हुआ और ये स्ट्रक्चर बनेगा। फिर वहां से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं। और ये भी एक पार्टिकुलर तरीका है ये कमेंट करने का कि हम लोग इस पूरे कंपाउंड के फॉर्मेशन में वही नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा जिसपे 2 हाइड्रोजन है, मतलब प्राइमरी अमाइन। अगर सेकेंडरी अमाइन रहा तब उस केस में 2 हाइड्रोजन रहेगा नहीं, रिएक्शन नहीं होगा। टर्शरी रहा तो बिल्कुल रिएक्शन नहीं हो पाएगा। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखने का है कि प्राइमरी अमाइन वाले पार्ट में हम लोग डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन करा सकते हैं, और ये पूरा रिएक्शन इज कॉल्ड एज डायोटाइजेशन रिएक्शन, जो ऊपर हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड एज डायोटाइजेशन रिएक्शन। यहाँ तक के पार्ट में कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। थोड़ा नया चीज है बट कोई डाउट है तो पूछ लो। सर, जो कल आप एक क्वेश्चन पूछते थे कि CH3CO Na के साथ CH3COH क्यों रखते हैं मीडियम में,
तो हाँ। उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ से दे सकते हैं जो NaNO2 प्लस HCl वाला था HNO2 की जगह पे? नहीं, वो तो बहुत अच्छा सवाल है, यहाँ से आंसर नहीं दे सकते। और कुछ बताओ। वो सवाल तो कोई याद भी नहीं दिलाया, कि सिर्फ एक सवाल दिया था सोचने के लिए, सोच के आने का है, कोई याद ही नहीं दिलाना चाहता है। बस सवाल का जो आंसर है वो आयनिक इक्विलिब्रियम में लाई करता है, उसका यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। आयनिक इक्विलिब्रियम से अगर सोच सकते हो तो सोच के देखो, मजा आएगा। चलो, और इसीलिए हम जैसे हम एक चीज सुनते हैं जब कि टीचर्स जो है एक्सक्लूसिव होना चाहिए केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक के टीचर अलग, फिजिकल के टीचर अलग, इनऑर्गेनिक के टीचर अलग, ठीक है एक्सक्लूसिव होने चाहिए, हम मना भी नहीं कर रहे हैं, हम भी वैसे ही कर रहे हैं कि हम ऑर्गेनिक ही केवल पढ़ाएंगे प्रेफरेबली। बट इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हमको फिजिकल नहीं आता हो या हमको इनऑर्गेनिक नहीं आता हो। इनऑर्गेनिक में प्योर फैक्ट्स को अगर छोड़ दे तो लॉजिकल चीजें, बॉन्डिंग का, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये सब आना चाहिए। फिजिकल केमिस्ट्री तो हर एक टॉपिक आना चाहिए, अदरवाइज फिर आप केमिस्ट्री में कनेक्शंस नहीं सिखा सकते, स्पेशली जेईई एडवांस में तो पढ़ा ही नहीं सकते, क्योंकि उसमें कनेक्शन ही मैटर करता है कि एक चैप्टर को दूसरे से कैसे रिलेट करता है। फिजिकल केमिस्ट्री अगर आपने नहीं पढ़ा रखा तो आप रिलेट ही नहीं कर पाएंगे उस चीज को, आपके लिए ऑर्गेनिक में रह जाएगा। फिर फैक्ट ओरिएंटेड बातें करेंगे, ये फैक्ट है रटो, ये फैक्ट है रटो। पता नहीं लोग कैसे कर लेते हैं, हमको तो नहीं मालूम। हाँ ठीक है, एक टाइम की वजह से ये सब जो टीचर्स है तुम्हारे, MS चौहान हो गया या जितने भी कोटा में ठीक ठीक नामी टीचर्स हैं, ऐसा नहीं कि वो लोग ऑर्गेनिक के टीचर्स हैं, वो केमिस्ट्री पूरा जानते हैं, ऑर्गेनिक प्रिसाइजली पढ़ाते हैं वो लोग, बट केमिस्ट्री उनको अच्छे से आता है, पूरा केमिस्ट्री आता है, वो सब उनको मालूम है। पढ़ाना नहीं है उनको, क्योंकि सिलेबस कोऑर्डिनेट करना मुश्किल होता है। केमिस्ट्री का क्लास हमेशा पैरेलल में चल रहा होता है 12th में, इनऑर्गेनिक 11th में पढ़ाई नहीं होता, 12th में इनऑर्गेनिक पूरा शुरू से पैरेलल में चल रहा होता है, कभी कभी फिजिकल प्लस ऑर्गेनिक पैरेलल में चल रहा होता है। तो क्योंकि सिलेबस वास्ट है, पैरेलल में टॉपिक चलाना पड़ेगा, तो उसके लिए चीजें डिवाइड की जाती है, तो उनको मालूम है, सारे टॉपिक्स मालूम है। खैर, ये हम लोग का डायोटाइजेशन रिएक्शन था। अब इसमें एक इंफॉर्मेशन है, ये जो रिएक्शन होता है ये बहुत ही लो टेम्परेचर पे होता है, बहुत लो टेम्परेचर पे। मतलब ये हम लोग जो रिएक्शन करते हैं पीएच के साथ NH2 और NaNO2 प्लस HCl, ऐसा लिख देते हैं, NaNO2 प्लस HCl, लो टेम्परेचर मतलब 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। क्यों ऐसा होता है, उसके पीछे का रीजन ये है कि हम लोग का जो ये पूरा कंपाउंड है डायजोनियम सॉल्ट वाला पार्ट, ये बहुत ही अनस्टेबल होता है, ऐसा लिख देते हैं नीचे, डायजोनियम सॉल्ट is very unstable and dissociates to give N2 as a living group। और इसके पीछे एक और भी बहुत बड़ा ड्राइविंग फैक्टर है, गैसियस लिविंग ग्रुप है। ऐसा हम लोग कभी एक बार डिस्कशन किए थे, कहीं पे आया था ये पॉइंट, गैसियस लिविंग ग्रुप वाला पार्ट किसी एक रिएक्शन में आया था कहीं पे? यस सर। कहाँ पे आया था? कोलब्रेज इलेक्ट्रोलिसिस में शायद CO2। साहिल कहाँ पे आया था गैसियस लिविंग ग्रुप? पढ़िए सर, लो पढ़िए। धन्या, तुमको तो तुम्हारी दीदी भी पीटेगी, सवाल का जवाब नहीं देगी तो। जब हम लोग अल्काइल लाइट के प्रिपरेशन का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, वहां एक रिएक्शन था, अल्कोहल में रिएक्शन था बेसिकली, SOCl2 के साथ रिएक्शन है, SOBr2 के साथ रिएक्शन, डार्जन्स मेथड। वहां पे एक छोटा सा पॉइंट मेंशन किया था, बोला था ये सवाल स्कूल में पूछा जाएगा, reaction with SOCl2 or SOBr2 is considered as the best method for the preparation of alkyl light because
SO2 इज अ गैसेस लिविंग ग्रुप ऐसा करके मेंशन किया था। गैसेस लिविंग ग्रुप बन रहा है मतलब बहुत ही फेवरेबल रिएक्शन है, तुरंत बाहर निकलने की टेंडेंसी में होगा, तो रिएक्शन के पार्ट को पूरा आगे ड्राइव करेगा, एंट्रोपी बहुत बढ़ा के रखता है। और दूसरा गैसेस लिविंग ग्रुप अच्छा है, हट गया तो और अच्छी बात है, हम लोगों को मेहनत भी कम करना पड़ेगा। तो N2 बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है। N2 का बॉइलिंग पॉइंट, लिक्विड नाइट्रोजन सुना है कोई, कितना होता है बॉइलिंग पॉइंट? बताओ भाई, कोई भी इंसान सुना है लिक्विड नाइट्रोजन? अभी तो आया था ना लिक्विड नाइट्रोजन कोविड के टाइम पे, कि टैंकर्स की कमी है क्योंकि ऑक्सीजन को ले जाने के लिए क्रायोजेनिक टेम्परेचर ये चाहिए, टैंकर्स चाहिए। ये वर्ड सुना है कभी, क्रायोजेनिक वर्ड कहीं सुना है? यस क्या आया यस था टैंकर्स में, और स्पेशली स्पेस वगैरह के उसमें भी आता है। स्पेस का जो फ्यूल्स होता है वो क्रायोजेनिक टैंक्स में जाता है। क्रायोजेनिक टैंक का मतलब लिक्विड नाइट्रोजन के बॉइलिंग पॉइंट पे, हम लोग जो वर्ड यूज करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस शायद से 195 डिग्री सेल्सियस होता है कि -95 डिग्री सेल्सियस, एग्जैक्टली हम ये फैक्ट भूल गए थोड़ा, बट लिक्विड नाइट्रोजन वाले टेम्परेचर को हम लोग क्रायोजेनिक टेम्परेचर बोलते हैं, बहुत लो टेम्परेचर होता है। हम लोग मजेदार एक्सपेरिमेंट किए थे, मेरा कॉलेज में एक रिसर्च अवार्ड मिला था हमको बहुत मजा आता था रिसर्च में। तो उसमें हम लोगों का प्रोजेक्ट ऐसा था कि जिरकोनियम मेटल जो होता है, जिरकोनियम मेटल तुम्हारा उसमें यूज किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। तो उसमें न्यूक्लियर रिएक्टर्स में एक ये होता है बेसिकली, कभी तुम लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा शायद न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में, शायद 12th में पढ़ने गए, कि उसमें ना रिएक्शन बढ़ते जाता है, मल्टीप्लाई होता चला जाता है। तो जो न्यूट्रॉन्स इमिट होता है, फिजिक्स में शायद आता है यहाँ तक हमको मालूम है, कि न्यूट्रॉन्स जो इमिट होता है वो न्यूट्रॉन्स का नंबर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो रिएक्शन अनकंट्रोल्ड हो जाएगा। तो ऐसे में कुछ मेटल्स होते हैं, रेडियो एक्टिव मेटल्स इस तरह का, उससे न्यूट्रॉन को बॉम्बार्ड कराया जाता है, वो मेटल्स वाले पार्ट फिर डिसोसिएट होना शुरू हो जाते हैं। तो उस न्यूट्रॉन का जो पूरा मोमेंटम उसको ब्रेक करने के लिए यूज किया जाता है मेटल्स को, मतलब रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोल्ड वे में चलाने के लिए यूज किया जाता है। अब वो रिएक्शन इतना ज्यादा अनकंट्रोल्ड रहता है नॉर्मली, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर मतलब बहुत हाई एनर्जी की बात कर रहे हैं, कि बहुत स्ट्रॉन्ग मेटल चाहिए, बहुत ही अच्छा मेटल चाहिए। तो नॉर्मली मेटल्स का कुछ प्रोसेसिंग होता है, मेटलर्जी में यही सब चीज पढ़ाया गया था, जिसमें हमको एक्चुअली मजा आया था। पूरे मेटलर्जी में कहीं कोई टॉपिक में मजा नहीं आया था, केवल एक सेमेस्टर के कोर्स में मजा आया था, मेटल प्रोसेसिंग। एक चीज देखा हुआ तुम लोगों ने, लोहार जो लोहा को पीटता है, क्यों पीटता है कुछ मालूम है किसी को? ये मत बोल देना कि सर बाल्टी के शेप में लाने के लिए पीटता है, कोई बता सकता है लोहार जो लोहा को पीटता है? सरफेस एरिया बढ़ाता हूँ। नहीं, बाल्टी के लिए भी नहीं, चाकू के लिए पीटता है। कुछ भी चीज करना होता है तो थोड़ा उसको पीटता है। लोहा का सरफेस एरिया बहुत बड़ा नहीं होता, बट स्टिल वो बहुत टफ हो जाता है, कि उसको पीट पीट के टफ किया जाता है। एक्चुअल में होता क्या है ना, जो हम लोग फेज वर्ड यूज करते हैं, तुम लोगों को थर्मोडायनेमिक्स में बताया था, फेज, स्टेट और फेज में डिफरेंस बताया था, वो अब कॉलेज में जाके पता चला था ज्यादा बेटर। जो मेटल होता है वो देख के ऐसा लगता है, बट एक्चुअल में मेटल के अंदर बहुत सारे ऐसे सरफेसेस बने होते हैं, क्योंकि जब हम लोग सॉलिडिफिकेशन कर रहे होते हैं, तो सॉलिडिफिकेशन करते वक्त किसी भी जगह से सॉलिडिफिकेशन शुरू हो सकता है। ऐसा हम लोग एक बार डिस्कशन किए थे, जहां तक हमको ध्यान है, सॉल्यूशन वाले टॉपिक में ऐसा डिस्कशन किए थे, जब हम लोग क्या बोलते हैं, एक टॉपिक था उसमें फ्रीजिंग, वहां वाले पार्ट में ऐसा आता है। तो ऐसे बहुत सारे रैंडम पॉइंट्स जहां से सॉलिडिफिकेशन शुरू होता है और ये बढ़ता जाता है, तो ये बढ़ेगा तो बाकी दूसरा भी बढ़ेगा, तीसरा भी बढ़ेगा। तो इस तरीके से जब बढ़ते बढ़ते ये सब मैच होना शुरू होता है कहीं पे, तो प्रॉब्लम क्या होता है कि एक सरफेस ऐसा हो गया, दूसरा सरफेस किसी दूसरे ओरिएंटेशन में चला गया, तीसरा सरफेस किसी तीसरे ओरिएंटेशन में चला गया। तो ये सब जो छोटे छोटे ओरिएंटेशंस बन के आए सॉलिडिफिकेशन की वजह से, इस तरह के स्ट्रक्चर्स को हम लोग एक वर्ड से एसोसिएट करते हैं, माइक्रो स्ट्रक्चर। ये मत समझ लेना कि हमको मेटलर्जी बहुत अच्छा आता है, बस यही एक टॉपिक आता है, ठीक ठीक, बाकी मेटलर्जी हमको मालूम भी नहीं कि क्या हुआ जिंदगी में। तो माइक्रो स्ट्रक्चर्स बनते हैं, मतलब स्ट्रक्चर के अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर है, माइक्रो स्ट्रक्चर। अब ये माइक्रो स्ट्रक्चर जितने बड़े होंगे उतना बुरा है, क्योंकि अगर बड़े स्ट्रक्चर्स हैं इसका मतलब यहाँ पे गैप्स या बेसिकली क्रैक्स जो हैं वो बड़े हैं।
तो जो क्रैक्स अगर बड़े होंगे वहां पे ब्रेकिंग पॉइंट इजी हो जाता है, जल्दी ये चीजें ब्रेक हो सकती हैं। अगर बड़े क्रैक्स हैं तो जल्दी चीजें ब्रेक होंगी। नॉर्मली एक चीज सोच सकते हैं ना हम लोग, जैसे मान लो लोहे से इसको पीटा, कोई भी भारी मतलब कोई भी रफ सरफेस या टफ सरफेस से इसको पीटा, तो ये जो माइक्रो स्ट्रक्चर है ये इधर उधर मोल्ड होना शुरू होता है। इनफैक्ट तुम्हें लोग एक चीज और देखता होगा कि जो लोहार पीटता है लोहे को तो एक डायरेक्शन से नहीं पीटता, पहले एक डायरेक्शन से पीटता है, फिर उसको थोड़ा घुमाता है, फिर पीटता है, फिर थोड़ा घुमाता है। तो ऐसा हो जाता है कि माइक्रो स्ट्रक्चर जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स थे ये एक दूसरे में मर्ज होना शुरू होता है, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट होना शुरू होता है, वो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स में आना शुरू हो जाता है और बहुत ज्यादा सरफेस एक दूसरे के साथ मर्ज होने वाले कंडीशन में आता है। तो बेसिकली जो पार्टिकल्स का एडहेसिवनेस है वो बढ़ जाता है, जो सरफेस टेंशन वगैरह हम लोग वर्ड यूज करते हैं वो चीजें बढ़ जाती हैं, बहुत ज्यादा इंक्रीज करना शुरू करता है क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ता चला गया। अगर सरफेस एरिया बढ़ गया, जो सरफेस टेंशन टाइप का स्ट्रक्चर है, जो बाइंडिंग फोर्स है वो अगर बढ़ गया, तो इसका मतलब उस मेटल को फिर ब्रेक करना मुश्किल हो जाएगा। तो जो मेटल को ब्रेक करने का पार्ट मुश्किल हुआ वो मेटल के हार्डनेस को, टफनेस को, ये सब चीजों को बढ़ा सकता है। अब हार्डनेस अलग चीज है, टफनेस अलग चीज है, तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट इन सब चीजों को बढ़ा सकते हैं। उसी टाइप के प्रोसेसिंग का एक मेथड है ये चीज। कभी ऐसा देखा है वो चीज बहुत ठंड, जैसे मूवी में देखा है कभी कि एक्वामैन टाइप का कुछ होता है, ऐसे कुछ मारता है, ऐसे सामने वाला बर्फ बन जाता है, फिर उसका एक किक मारता है, सारा टूट जाता है, ऐसे सारा स्ट्रक्चर से धड़धड़ा करके गिर जाता है। वो एक्चुअल में ऐसे नहीं कि बस ऐसे ही गिर जाता है, जैसे ही कोई सरफेस बहुत ठंडा होता है, ठीक है, उसमें फोर्स बढ़ जाता है, बट सरफेस के अंदर ब्रेक होने की टेंडेंसी, जो जो पत्थर ब्रेक होता है ना, पत्थर एज इन की तुम्हारा जो ईटा होता है वो जिस तरीके से ब्रेक होता है उस टाइप से ब्रेक होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, उसको ब्रिटल बोलते हैं, ब्रिटलनेस बढ़ जाता है। तो हम लोग जितने ठंडे टेम्परेचर में जाएंगे हार्डनेस बढ़ेगा, सरफेस बहुत हार्ड हो जाएगा, बट ब्रिटलनेस बढ़ जाएगा। जैसे ही हम लोग उसको किसी भी तरीके से हिट करेंगे ब्रिटलनेस बढ़ जाएगा, ये चीजें होती हैं। तो लिक्विड नाइट्रोजन इतना ठंडा टेम्परेचर होता है कि उसमें इसका हार्डनेस तो बहुत बढ़ जाता है बट इसका ब्रिटलनेस भी बढ़ता है। बट हम लोगों को हार्ड सरफेस से मतलब है कि नाइट्रोजन जो न्यूट्रॉन है उसके स्पीड को जो रोक दे, जितना हार्ड सरफेस होगा उतना बेटर है, क्योंकि उससे लगातार वो चीजें स्ट्राइक कर रही हैं। हार्डनेस अगर अच्छा है तो उतना ही इजीली उसको एब्जॉर्ब कर पाएगा, उस स्ट्राइक को उतनी इजीली एब्जॉर्ब कर पाएगा। ये हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, मतलब हम इस चीज पे रिसर्च कर रहे थे, हार्डनेस कैसे बढ़ा सकते हैं हम इस चीज पे रिसर्च कर रहे थे। तो रिसर्च में मजा आता था। एक ना मेरे साथ बहुत बड़ा इंसिडेंट होते होते बच गया। बाई चांस हुआ क्या कि हम लोगों का जो जिरकोनियम का सैंपल बहुत महंगा आता है, तो बहुत छोटा छोटा सैंपल लेके हम लोग उस पे वो करते थे, प्रोसेसिंग करते थे, बहुत छोटा छोटा सैंपल होता था। सैंपल एज इन की तुम लोग समझ सकते हैं कि 2-2 इंच टाइप का सैंपल है, एग्जैक्टली इतना ही साइज का सैंपल, ऐसा छोटा छोटा सैंपल है जिसके ऊपर हम लोग कुछ कुछ प्रोसेसिंग कर करके करते थे। बहुत सारे मशीन होते थे। तो बाई चांस करते क्या थे हम लोग कि लिक्विड नाइट्रोजन का ऐसा एक डब्बा टाइप का होता था, उसके अंदर हम लोग उसको डिप करते थे, इस मेटल को डिप किया। कैसे डिप करेंगे तो उसके लिए हम लोग चिमटा होता था, टोंग बोलते थे, उससे डिप करते थे। तो डिप करके फिर निकाला, फिर उसका कुछ कुछ प्रोसेसिंग किया, वही पीट पाट जो करना है करो, ऐसा करते थे। तो पहले डिप करते थे, फिर थोड़ा पीट पाट करते थे कि हम लोगों का हार्डनेस भी बढ़े और हम लोगों का कुछ और भी स्ट्रेंथ बढ़े। तो बाई चांस क्या हुआ कि एक जो मेटल था वो अंदर गिर गया, और उस टाइम पे मेरे साथ जो पीएचडी करने वाले जो पर्सन थे, जो जिनके गाइडेंस हमको रहना था, वो थे नहीं, तो आने वाले थे जस्ट। तो हम कुछ कुछ उपाय कर रहे थे कि तो अंदर गिर गया, आप निकाले कैसे इसको। तो मेरे दिमाग में जो चीज आ रहा था, हम पहले ना उसके मतलब वो बहुत ही छोटा सा वो था, मतलब बहुत ही छोटा सा ये था, एरिया था जिसमें टोंग अंदर नहीं जा सकता था, बस टोंग ऊपर से ही डिप होता था, वो बाकी ऊपर फंस जाता था। तो हम क्या करें इसमें समझ नहीं आ रहा था। तो एक उपाय, तो हम इधर उधर ढूंढना शुरू किए, तो दिखा मेरे पास स्केल, बगल में एक प्लास्टिक का स्केल रखा हुआ था। हाँ चलो स्केल से ऐसा करते हैं ना हम लोग, कहीं से कुछ निकालना तो ऐसा साइड करके निकाल रहे हैं, तो स्केल डाले। जैसे स्केल डाले, स्केल कड़कड़ा करके टूट गया कंप्लीट, मतलब आवाज के साथ कड़कड़, और खत्म, स्केल अंदर। मतलब स्केल जब निकाल रहे तो देख रहे हाथ में बस उतना ही दूर का एरिया बचा हुआ है, जितना अंदर गया था सब अंदर ही रह गया, क्योंकि बहुत ज्यादा ब्रिटलनेस बढ़ गया, तुरंत क्रैक कर जाता है प्लास्टिक। फिर हमको नहीं समझ में आया कि अब क्या करें, तो हम कुछ और चीज ढूंढने की कोशिश किए, हमको नहीं मिला। बाई चांस उस टाइम पे पीएचडी वाले आ गए। तो मेरे पास लास्ट उपाय क्या है, जब मान लो कि तुम लोगों को किसी ऐसे ना पानी में कुछ गिर जाता है, तो तुम लोग कुछ से निकालने की कोशिश करता है, मतलब लास्टली कुछ नहीं होता, तो क्या उपाय समझ में आता है, क्या करना चाहिए?
बताओ भाई, अस्मिता क्या करना चाहिए? हाथ घुसा दो। हाथ से डाल करके निकालो। तो हाथ डालने वाले थे अपना। तो मेरे पीएचडी वाला, अरे क्या कर रहा है भाई तुम? लेकिन सर उसमें ना वो गिर गया है। जैसे ना एक उंगली डाल करके ऐसा निकालने की कोशिश कर रहे थे भाई तुम। तो जितना उंगली डालेगा ना वो सब अंदर ही रह जाएगा तुम्हारा, वो वापस नहीं आएगा। तो हमको समझ में आएगा अच्छा स्केल जो टूटा है उसी टाइप से उंगली भी अंदर ही रह जाता। तो बहुत बड़ा इंसिडेंट हो जाता मेरे साथ, हम बच गए पता नहीं कैसे। तो एक ये एक्सपेरिमेंट जो हमको हमेशा याद रहता है लिक्विड नाइट्रोजन का। एक और मजेदार चीज है हम लोग के कॉलेज का फैक्ट। लोग बोलते हैं कि आईआईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, बट वहाँ के पुराने बिल्डिंग्स में एसी वेसी नहीं है। जहाँ पे हम लोग का लैब का एक्सपेरिमेंट चलता था वहाँ एसी नहीं था, और मेरा एक्सपेरिमेंट चल रहा था मई जून जुलाई के मौसम में। मई जून जुलाई मतलब एक्सट्रीम गर्मी। करे क्या, गर्मी बहुत है, एसी है नहीं, पसीने में तो काम करने का मन नहीं करेगा। तो बड़ा मजेदार चीज होता है, हम लोग लिक्विड नाइट्रोजन ऐसे बहा दिया करते थे जमीन पे बहाए। इतना ठंडा होता है लिक्विड नाइट्रोजन कि तुरंत फैल जाता है, एकदम ऐसे मस्त धुआं टाइप का निकलता है ठंडा ठंडा। तो हम लोग के लिए एसी का काम करता था। बहुत जिंदगी में लिक्विड नाइट्रोजन बहाया है बहुत। ऐसे गर्मी लग रहा है, थोड़ा सा लिक्विड नाइट्रोजन बहा दो, थोड़ा सा एकदम पूरा रूम ठंडा हो जाता है क्योंकि पूरा टेम्परेचर डिप कर दिया। तो ये बहुत काम किया है। इसका एक फोटो भी पड़ा होगा मेरे फेसबुक प्रोफाइल में, पड़ा हुआ है फोटो। हम लोग मस्त एक्सपेरिमेंट कर रहे थे लिक्विड नाइट्रोजन के साथ, एसी का मजा ले रहे थे। तो ये जो वर्ड है ये थोड़ा ध्यान रखना, क्रायो टेम्परेचर। क्योंकि क्रायो टेम्परेचर, हाँ बोलो। सर कॉलेज का कोर्सेज इंटरेस्टिंग नहीं होता है क्या? बहुत बोरिंग होता है। कुछ कुछ इंटरेस्टिंग होता है। अब यार डिपेंड करता है, मतलब कोर्सेज के ऊपर डिपेंड करता है, तुम्हारे इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। मेटलर्जी में जैसे हम बोले कि हमको प्रोसेसिंग वाला चीज में बहुत मजा आया। वो मतलब कोर्स ऐसा था कि हमको सब कुछ याद है उस कोर्स का। बहुत सारी चीजें भूल गए बट बहुत सारी चीजें याद है, एटलीस्ट प्रोसेस करने का तरीका मालूम है। बट बाकी सारा प्रोसेस रट लो। आयरन का माइक्रो स्ट्रक्चर, जैसे स्टेनलेस स्टील है, हम लोग को पता है क्या बोला जाता था? स्टेनलेस स्टील में कार्बन का कितना परसेंटेज होता है? क्यों याद करें हम इसको? आयरन में हम लोग जब कार्बन डालते हैं, अलॉय बनाते हैं, तो कार्बन का एक सर्टेन परसेंटेज पे स्टेनलेस स्टील बनता है। कहीं कहीं पे पिग आयरन बनता है, कहीं कहीं पे राउट आयरन बनता है। क्यों हमें परसेंटेज याद करें भाई? सारा कुछ कहीं ना कहीं डेटा में मेंशन किया, उसको हम याद करके क्या कर लेंगे? आप ये बताओ ना कि उस परसेंटेज को चेंज करने से फर्क क्या पड़ रहा है, क्या वेरिएशंस आ रहे हैं। ये नहीं बता रहे। ये बता रहे कि देखो इसमें इतना परसेंटेज होने पे राउट आयरन बनता है। और एक्चुअल में हर सेमेस्टर में एक फेज डायग्राम पूछा जाता था। हम लोग का फेज डायग्राम इतना चलता है ना, तुम लोग का इतना, जब हम लोग रॉल्स में पढ़ते थे, वहाँ ये फेज डायग्राम का एक पार्ट है। वहाँ पे फेज डायग्राम 2-3 उसमें चल रहा था, मतलब बहुत बड़ा सा फेज डायग्राम है। एक जगह से शुरू हुआ, ये ऊपर गया, फिर यहाँ वाले पार्ट से ये और ऊपर गया, ऐसा निकल के आया, ऐसा निकल के आया, ऐसा निकल के आया। वो कुछ कुछ होता था, इस कंपोजिशन पे ये बनेगा, इस कंपोजिशन पे ये बनेगा, इस कंपोजिशन पे ये बनेगा। हम ये बोले कि क्यों परसेंटेज याद करें? हर सेमेस्टर एक एग्जाम में ये डायग्राम आता था, हर सेमेस्टर डायग्राम आता था, फिक्स है। 5 नंबर का सवाल, ये डायग्राम आएगा, ड्रॉ द फेज डायग्राम ऑफ आयरन, फिक्स है, हमेशा यही आएगा। हमको हमसे याद ही नहीं होता था, क्या का परसेंटेज हमको एकदम नहीं याद होता था। तो मेरा पर्स बहुत अच्छा था उस टाइम पे। पर्स ऐसा था, जैसे पर्स है, ये बीच वाला एरिया है, ये पर्स का फ्लैप खोल दिए ऐसा, ठीक है। ये जो लेफ्ट वाला फ्लैप था, इसमें एक और फ्लैप था जो अंदर की तरफ मुड़ जाता था, और इसमें ना यहाँ पे नेट लगा हुआ था ये। तो अंदर कुछ भी रखो तो दिखता है, जैसे ना प्लास्टिक लगा रहता है जिसमें लोग फोटो डालते हैं, तो प्लास्टिक नहीं था, नेट डाला हुआ था। उससे दिखता था सब कुछ, बहुत क्लियरली नहीं बट दिखता था। तो हम ये फेज डायग्राम का फोटो डाल करके आराम से इसमें रख लिए। और क्योंकि आपको एडमिट कार्ड दिखाना होता है, अपना जो आइडेंटिटी कार्ड होता है एग्जामिनेशन में दिखाना होता है, और वो हम लोग के पर्स में पड़ा होता है। तो जब भी आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ तो पर्स तो निकलेगा ही निकलेगा पॉकेट से, लीगली निकलेगा। पर्स से आइडेंटिटी कार्ड निकला और पर्स रह गया फिर हमारे टेबल पे साइड में। और क्योंकि लीगली निकला है तो कोई ध्यान में नहीं देता, बस पर्स का जो दूसरा फ्लैप है जो ओपन होना चाहिए वो ओपन हो जाता था। उसको देख देख के हम आराम से डायग्राम बनाते थे, फिर पर्स पॉकेट में रखते थे। ये काम हमसे कभी नहीं हो पाया कि हम इसको याद कर पाए, क्योंकि 5 नंबर का सवाल फिक्स है, क्यों दिमाग लगाने जाए। ये चीज बोरिंग है, इसकी जरूरत नहीं है। जैसे तुम्हारा केमिकल डिपार्टमेंट है, उसमें कुछ कुछ रिएक्शंस वगैरह होते हैं, ठीक है। हमको और जो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है उसमें मजा आता था। उसमें उसका एक कोर्स हुआ था, उसमें मजा आया था, क्योंकि मोस्टली उसमें पॉलीमर से रिलेटेड चीजें थी। तो पॉलीमर का मतलब आप कुछ कुछ रिएक्शंस करके कुछ ऑब्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे एक लाइट इमिटिंग पॉलीमर है,
दो तीन, हम जब सिंगापुर गए थे तो 2-3 रिसर्च चल रहा था उसमें। मेरा एक दोस्त था, तो दोस्त बन गया था वहां पे, वो गुवाहाटी से बीटेक कर रहा था केमिस्ट्री में। तो उसके थ्रू पता चल रहा था कि 2-3 पॉलीमर्स का के ऊपर रिसर्च चल रहा है। एक तो सेल्फ हीलिंग पॉलीमर, सेल्फ हीलिंग पॉलीमर एज इन की, जैसे मान लो जो बर्तन है वो भी पॉलीमर है, पॉलिस्टिक है, सॉरी प्लास्टिक है, तो पॉलीमर ही, तो अगर वो टूटा तो टूट जाता है। बट सेल्फ हीलिंग पॉलीमर अगर हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए तो जो ब्रेकिंग होता है वो अपने आप से हील हो जाएगा। एक इस पे प्रोजेक्ट चल रहा था। दूसरा एक और पॉलीमर के ऊपर वर्क चल रहा था जो लाइट एमिट करेगा, रात होते ही खुद से ही लाइट एमिट करना शुरू कर देगा। हो सकता है दिन भर में एनर्जी एब्जॉर्ब करे और रात में उसको एमिट करे। ये कंसेप्ट कहाँ से आया? तो जो तुम्हारा ये होता है क्या बोलते हैं, जुगनू, जुगनू से ये कंसेप्ट आया। ये जुगनू रात में लाइट एमिट कैसे कर रहा है, तो उस तरीके का कुछ कुछ कंसेप्ट चल रहा था। ऑल्दो रेडियम नहीं होता, बट इस तरीके का कंसेप्ट चल रहा था कि लाइट एमिटिंग पॉलीमर का हम लोग प्रिपरेशन कर रहा है। तो ये सब प्रोजेक्ट बहुत मजेदार लगता था। कुछ बना रहे हैं, कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट कर से कुछ रिजल्ट आ रहा है। आयरन वाले में तो हमको समझ ही नहीं आया, ठीक है उससे भी रिजल्ट आता है, बट वो एप्लीकेशन नहीं समझा रहा कोई। रटवा रहा है कि देखो ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है। लोग, टीचर अपना नोट्स लेके आते थे, लिखवाना शुरू कर देते थे, चलो लिखो। क्यों लिख रहे हैं उसको? दिक्कत इस चीज का है। हम तो कभी कभी यही सोचते हैं कि मेडिकल वाले लोगों को क्या चलता होगा, बस देखो ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है। बस मजा किस पार्ट में है? तो जब इंसान का पेट काटा जाता है, तो अन्य लोगों को बहुत मजा आएगा, बेहोश होके गिरेंगे सब के सब। चलो खैर, तो हम लोग लो टेम्परेचर पे ये रिएक्शंस करने की कोशिश करते हैं 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे, क्योंकि अगर हम लोग इससे हायर टेम्परेचर पे जाएंगे तो उस केस में ये बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। और बॉन्ड ब्रेक होने की टेंडेंसी अगर बढ़ गई तो हम लोग का N2 वाला पार्ट और इजिली रिमूव होना शुरू होगा। तो टेम्परेचर मस्ट बी लो, ये अपने को ध्यान रखना है। एक और पॉइंट है जो हम लोग को यहाँ पे ध्यान रखना पड़ सकता है, तो एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा जो अपने को ध्यान रखना चाहिए। इनफैक्ट यहाँ पे ऐसा हम पहले भी एक बार डिस्कशन कर चुके हैं, बट एक बार फिर से पॉइंट डिस्कस कर रहा है। और इस चीज का भी सवाल स्कूल के एग्जाम में पूछा जाता है। ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड का सवाल है और हम लोग यहीं पे डिस्कशन कर रहे हैं। पॉइंट बेसिकली ये होता है, अराइल हैलाइड या अराइल डाइजोनियम सॉल्ट, हैलाइड नहीं, डाइजोनियम सॉल्ट is stable, whereas alkyl diazonium salt is unstable, does not form भी लिख दो तो ज्यादा बेटर है, does not form, या does not form लिखना गलत होगा, unstable है तो dissociate to give cation and N2। अल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट बनते ही तुरंत ब्रेक कर जाता है और तुरंत N2 एलिमिनेट होगा और वहां से कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अराइल डाइजोनियम सॉल्ट स्टेबल होता है। तो इसके पीछे का रीजन अपने को मालूम होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। रीजन वाले पार्ट में हम लोग ऐसा मेंशन कर सकते हैं, पहले एक्सप्लेन कर देते हैं इसको। बेंजीन रिंग अगर है तो इस केस में हम लोगों का N ट्रिपल बॉन्ड N यहाँ रेजोनेंस हो सकता है। अगर रेजोनेंस हुआ तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया। अगर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया तो थोड़ा तो एटलीस्ट स्टेबिलिटी बढ़ गया उस बॉन्ड का, N2 के लिविंग ग्रुप का टेंडेंसी थोड़ा डिक्रीज कर गया। तो यहाँ पे ड्यू टू रेजोनेंस बिटवीन बेंजीन एंड N2 थोड़ा स्टेबिलिटी बढ़ गया, जबकि अल्काइल वाले केस में ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो अल्काइल वाले पार्ट में कंपाउंड बनेगा, बनते ही तुरंत ब्रेक हो जाता है, तो बेसिकली हम लोग यही बोल देते हैं कि रिएक्शन नहीं होता, लेकिन रिएक्शन में कार्बोकेटायन मिलता है। और क्योंकि हम लोग मान लो एक्वस मीडियम लेकर के चल रहा है, मतलब हम लोग NaNO2 प्लस HCl लेके चल रहे हैं, तो HCl जो है वो तो एक्वस मीडियम में ही रहेगा। अगर वो एक्वस मीडियम के थ्रू आया तो वहां से H2O हम लोग को मिल जाएगा एज अ न्यूक्लियोफाइल, तो हम लोग का काम वहां से खराब होना शुरू हो जाता है। वहां पे हम लोग का OH ग्रुप ऐड हो जाता है और एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। मतलब बेसिकली अगर हम लोग ऐसा रिएक्शन लिखते हैं, RNH2 का रिएक्शन अगर हम लोग NaNO2 के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो इस केस में प्रोडक्ट वाले पार्ट में अपने को एल्कोहल का फॉर्मेशन मिलेगा। होना डाइजोनियम सॉल्ट ही था, बट वो हटते ही वाटर का एडिशन होते ही अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है और इसको प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल का भी एक मेथड मान लिया गया है। बट कोई बहुत अच्छा मेथड नहीं है ये, बस ये है कि लिमिटेशन है अपने रिएक्शन का, जिसकी वजह से प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल हो जा रहा है, थोड़ा इसको ध्यान रखने का है। बेंजीन होता तो ऐसा नहीं बनेगा, बेंजीन अगर नहीं हुआ तो अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा।
तो ये एक पॉइंट बहुत ही मस्ट है अपने को याद रखना। ये तो सवाल पूछा ही जाता है स्कूल में, बिल्कुल फिक्स्ड है कि तुम्हारे सेकंड फेज में ये सवाल आने का है ही, किसी न किसी एग्जाम में आ जाएगा, तुम्हारे प्री बोर्ड वाले एग्जाम में आना ही आना है सवाल। और यहाँ तक के पार्ट में अगर कोई डाउट है तो पूछो, अगर डाउट नहीं है तो फिर इसके बाद हम लोग कुछ पॉइंट्स का डिस्कशन करेंगे फर्दर, जो अपने को ध्यान रखने का है कि हम लोग का राइल डाइजोनियम सॉल्ट अगर दे रखा तो उसमें क्या क्या चीजें हो सकती है। ये रिएक्शन का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, एक्चुअल में उसके बिना भी काम चल सकता है, बट हम पहले रिएक्शन को मेंशन कर देते हैं। हम लोग का N2 का फॉर्मेशन हुआ, बेसिकली N2 प्लस का फॉर्मेशन हुआ, और क्योंकि अच्छा लिविंग ग्रुप है तो ऑलरेडी हटने की टेंडेंसी में होता है, मतलब N2 ग्रुप यहाँ से हटेगा। जब N2 ग्रुप हटेगा मतलब बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऑल्दो बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बहुत अनस्टेबल है, बट क्योंकि N2 बहुत ही अच्छा गैसेस लिविंग ग्रुप है, इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही लो है, तुरंत गैसेस फॉर्म में बाहर निकलने की टेंडेंसी में रहेगा, तो ये चीज बनेगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज बन रहा है। अगर लिविंग ग्रुप हट के पॉजिटिव चार्ज बन रहा है तो इसको हम लोग SN1 टाइप रिएक्शन बोल सकते हैं, बट क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड से एसोसिएटेड है तो इसलिए इसको SN1AR रिएक्शन के नाम से एसोसिएट किया जा रहा है, SN1 फॉर एरोमेटिक कंपाउंड। अब इसके बाद कोई न्यूक्लियोफाइल अगर है, इसको अटैच कराना है तो आराम से हम लोग अटैच करा के इस पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा सकते हैं। तो बेसिकली हम लोगों के पूरे रिएक्शन वाले पार्ट में अगर हम लोगों के पास कोई ऐसा कंपाउंड, जैसे अल्कोहल की बात कर रहे थे, अल्कोहल वाला पार्ट हम लोग नहीं बना सकते डायरेक्टली, बट अगर हम लोग के पास एनिलीन होता तो हम लोग एनिलीन को डाइजोनियम में कन्वर्ट करते, उसके बाद वहां से इस स्टेप में आते और वहां से OH माइनस यूज करके हम लोग आराम से रिएक्शन में इस चीज को पुट कर सकते थे। ये हम लोग का एक छोटा सा बेसिक होगा जो हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। 1 मिनट थोड़ा लाइन पे रहो, चार्जर ऐड कर लेते हैं। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखने का है कि हम लोग को अगर कोई भी न्यूक्लियोफाइल को अटैच कराना है, लास्ट में प्रिंटिंग मिस्टेक है। क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लियोफाइल होगा N2 नहीं। ओह सॉरी, ठीक है, समझ में तो आ गया ना। हाँ, तो अगर हम लोग कोई भी न्यूक्लियोफाइल का एडिशन कराना है तो हम लोग आराम से इस स्टेप को कैरी आउट कर सकते हैं कि हम लोग डाइजोटाइजेशन रिएक्शन कराए और डाइजोनियम सॉल्ट वाले पार्ट में हम लोग आराम से जो चाहे उस चीज का एडिशन करा सकते हैं। कुछ रिएक्शंस के लिस्ट है जो अपने को ध्यान रखने पड़ेंगे, कुछ पार्टिकुलर रिएक्शंस है जो अपने को ध्यान रखने पड़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग आराम से आगे बढ़ सकते हैं। और इस रिएक्शन का नाम SN1AR है, नाम याद नहीं रखो कोई दिक्कत नहीं है, उसके बिना भी काम चल जाएगा। अब एक सवाल ये है कि सर आप तो बात कर रहे हैं डाइजोटाइजेशन रिएक्शन का, बट एनिलीन से हम लोग डाइजोनियम सॉल्ट बना रहे थे, मतलब बेंजीन के ऊपर अगर NH2 था तो डाइजोनियम सॉल्ट बन रहा था, बट एनिलीन भी तो हम लोग अभी तक नहीं बना पाए हैं। एनिलीन भी बनाने का डायरेक्ट तरीका नहीं है, तब क्या करें? तो एनिलीन बनाने का तरीका है अपने पास, सिंपलिस्टिक तरीका है। अगर हम लोग को एनिलीन चाहिए तो इस केस में हम लोग बेंजीन वाले पार्ट पे नाइट्रेशन कराएंगे, नाइट्रेटिंग एजेंट डालेंगे। अगर नाइट्रेटिंग एजेंट डालेंगे तो पीएच के ऊपर NO2 का फॉर्मेशन होगा, और हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट डाल सकते हैं। ये दो रिड्यूसिंग एजेंट का ध्यान रखना, Fe और SN टिन, इसके साथ हम लोग HCl अगर यूज करते हैं, ये हम लोग रिडक्शन वाले पार्ट में आएगा, बट अभी के लिए ध्यान रखना है इस चीज को। आयरन या टिन या कोई और भी मेटल ले सकते हैं, नॉर्मली मेटल में काम हो जाता है। अगर इसमें हम लोग HCl का एडिशन करा के रिएक्शन कराते हैं तो ये रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा बिहेव करता है, और रिड्यूसिंग एजेंट इस NO2 में ऑक्सीजन को हटा के वहां हाइड्रोजन का एडिशन करता है, मतलब एनिलीन का फॉर्मेशन करता है। और रिडक्शन पॉसिबल है, मतलब सॉरी पॉसिबल है, और भी रिड्यूसिंग एजेंट्स एग्जिस्ट करता है, बट ये एक पॉसिबल तरीका हो सकता है कि NO2 वाले पार्ट में हम लोग आराम से NH2 का कन्वर्जन कर सकते हैं। ये सबसे स्टैंडर्ड पार्ट है जो हम लोग यूज करेंगे, तरीके और भी पॉसिबल है जिसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो बेसिकली पहले नाइट्रेशन करा दो, नाइट्रेटिंग एजेंट अपने को याद हो गया होगा अब तक, कॉन्क HNO3 या HNO3 प्लस H2SO4 नाइट्रेशन कराए, फिर हम लोग आयरन या टिन के साथ उसका रिडक्शन कराए, एनिलीन मिला, एनिलीन वाले पार्ट के बाद हम लोग उसमें आराम से डाइजोटाइजेशन कराए, और उसके बाद फिर हम लोग आगे जो कराना है आराम से करा सकते हैं। तो ये एक छोटा सा स्टेप है जो अपने को एक्स्ट्रा याद रखना पड़ेगा, बट क्योंकि रिडक्शन में इस चीज को पढ़ेंगे तो वापस से याद हो जाएगा, लेकिन अभी के लिए प्रोसेस बार बार रिपीट होगा कन्वर्जन में, ये अपने आप याद होना शुरू हो जाएगा। और इसमें
क्योंकि अपने को मालूम होना चाहिए कि डाइजोटाइजेशन के थ्रू हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो ये रिएक्शंस का ध्यान रखने का है कि अगर हम लोग के पास पीएच के साथ N2+ दे रखा, तो इस केस में अगर हम लोग NaOH यूज करते हैं तो NaOH या KOH, यहाँ से OH- मिल गया, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, आराम से फिनॉल का प्रिपरेशन हो जाएगा। बट अगर एक न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल लेते हैं H2O, तो H2O के केस में हम लोगों को बॉइलिंग करना पड़ेगा, थोड़ा हीटिंग करना पड़ेगा, ताकि हम लोग का रिएक्शन हो पाए, क्योंकि न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, जल्दी रिएक्शन नहीं करना चाहेगा। पर ठीक है, H2O के साथ बॉइलिंग करेंगे तो अपना काम हो जाएगा। हम लोगों का 2 लिमिटेशन आया था कि हम लोग ये नहीं बना सकते, अल्काइल फ्लोराइड और अल्काइल आयोडाइड नहीं बना सकते, ये लिमिटेशन आया था। उसको भी दूर कर सकते हैं यहाँ से कि अगर अपने पास डाइजोनियम सॉल्ट है तो हम लोग अगर इसमें NaBF4 यूज करके चले, या HbF4- सॉरी HbF4 का मतलब हो गया BF3+HF, तो HbF4 का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर हम लोग HbF4 के साथ रिएक्शन कराते हैं डाइजोनियम सॉल्ट का, तो हम लोग को अल्काइल फ्लोराइड का फॉर्मेशन मिलेगा। और इस रिएक्शन का नाम याद रख सकते हैं, नहीं भी याद रखेंगे तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, बट याद रख लो तो ज्यादा बेटर है। बाल्ज साइमन रिएक्शन बोलते हैं इस चीज को, कि नाम थोड़ा ध्यान रखने की कोशिश करना। और जब हम लोगों को आयोडीनेशन कराना है तो उस केस में हम लोग NaI या फिर KI के साथ आराम से रिएक्शन करा सकते हैं, वहां से I- मिलेगा, I- वाला पार्ट आराम से PHI में कन्वर्ट कर देगा डाइजोनियम सॉल्ट वाले पार्ट को। ये 3-4 रिएजेंट्स है जो अपने को ध्यान रखना है। और अगर रिएजेंट्स की बात करें तो जैसे NaCN हो सकता है, KCN हो सकता है, वहां से CN- मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। बट हम लोगों को 2-3 रिएक्शन है जिसको याद रखना पड़ेगा, थोड़ा नेम्ड रिएक्शन है इसलिए याद रखना ज्यादा जरूरी है। एक को हम लोग गैटरमैन रिएक्शन बोलते हैं और दूसरे को हम लोग सैंडमेयर्स रिएक्शन बोलते हैं। अगर हम लोग CuCl लेके चले, और कहीं कहीं पे Cu2Cl2 भी दे रखा होता है, जहां तक हमको ध्यान है Cu2Cl2, तो इस केस में हम लोग का पीएच के साथ Cl का फॉर्मेशन होगा। और अगर हम लोग CuCl के जगह पे CuBr लेके चले, तो इस चीज में PHBr का फॉर्मेशन होगा। ये दोनों के दोनों रिएक्शंस को हम लोग सैंडमेयर्स रिएक्शन बोलते हैं। सैंडमेयर्स रिएक्शन नाम ध्यान रखना थोड़ा, ऑल्दो एक बार चेक कर लेना, हम बार बार मिस कर जाते हैं इसका। इसी के जैसा सिमिलर एक और रिएक्शन होता है, हम बार बार नाम कंफ्यूज करते हैं, तो इसलिए हम हमेशा बोल दिया करते हैं कि इसको एक बार एनसीईआरटी में देख लेना कि सैंडमेयर्स रिएक्शन एग्जैक्टली क्या है। बट इसमें एक और भी रिएक्शन हम लोग ऐड कर सकते हैं, CuCN, सिमिलर बिहेवियर शो करेगा, क्योंकि साइनाइड जो है दैट इज कॉल्ड एज सूडो हैलाइड, यहाँ पे PHCN का फॉर्मेशन होगा। ये तीनों सैंडमेयर्स रिएक्शन में कवर कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि हम लोग Cl केवल इधर से लगा सकते हैं, एक और भी रिएक्शन है सिमिलर टाइप का, Cu के साथ अगर हम लोग HCl यूज करें तब भी इस केस में pH के साथ Cl ऐड होगा। और सिमिलरली अगर हम लोग Cu के साथ HBr ऐड करें तब उस केस में pH के ऊपर Br का एडिशन होगा। दिस इज कॉल्ड एज गैटरमैन रिएक्शन। इन दोनों रिएक्शन में हमको कंफ्यूजन होता है थोड़ा, गैटरमैन कौन सा था और सैंडमेयर्स कौन सा था, ऑल्दो होना यही चाहिए मोस्ट ऑफ, जहां तक हमको ध्यान है CuCl सैंडमेयर्स होना चाहिए, बट स्टिल एक बार चेक कर लेना कि सैंडमेयर्स रिएक्शन ऊपर वाले ही है यस सर, सैंडमेयर थी। ठीक है, ओके। तो सैंडमेयर्स रिएक्शन क्या होता है ये पूछा जाएगा, गैटरमैन क्या होता है पूछा जाएगा। आगे एक और भी रिएक्शन है गैटरमैन कोच रिएक्शन, वो एक अलग रिएक्शन है। गैटरमैन रिएक्शन अलग है, गैटरमैन कोच रिएक्शन अलग है, बट ये रिएक्शन का थोड़ा ध्यान रखने का है। और इन 3 रिएक्शन, मतलब इन सारे रिएक्शंस के अलावा 3-4 ऐसे रिएक्शन है, 3-4 भी क्या, मतलब 3 ही रिएक्शंस है ऐसे जो पार्टिकुलरली आपको ध्यान रखना है। एक रिएक्शन, अगर हम लोग कंपाउंड वाले पार्ट का रिएक्शन H3PO2 के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हीटिंग, तब इस केस में हम लोग को बेंजीन मिल जाता है, मतलब कुछ और नहीं मिलता, रेदर बेंजीन मिल जाता है। सिमिलरली अगर हम लोग इथेनॉल के साथ रिएक्शन कराते हैं C2H5OH, इसके साथ हीटिंग कराते हैं तो भी हम लोग को बेंजीन मिलता है। और एक और भी रिएजेंट है, वो रिएजेंट हम शायद फॉर्मिक एसिड है जहां तक हमको ध्यान आ रहा है, फॉर्मिक एसिड के साथ अगर हम लोग हीटिंग करते हैं तो भी बेंजीन मिलता है। नोट्स कॉपी में देखो क्या लिख रखा है, ये 3 रिएजेंट है जो अपने को ध्यान रखने का है। H3PO2 तो याद है, C2H5OH ध्यान है, ये तीसरा हम थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं, फॉर्मिक एसिड है कि हाँ एसिडिक, सर ये फॉर्मिक एसिड है, ठीक है। तो फॉर्मिक एसिड में अब हम लोग को बेंजीन का फॉर्मेशन मिलता है, तो बेंजीन का भी फॉर्मेशन करा सकते हैं हम लोग। ये 3 रिएक्शंस अलग से ध्यान रखने हैं, ऑल्दो फिर बहुत ही एब्सर्ड रिएक्शन है कि पहले बेंजीन से यहाँ तक आए फिर आगे चले गए, बट एब्सर्ड नहीं है। हो सकता है कि कन्वर्जन में एक सवाल दे दे कि हम लोग को कन्वर्जन करते वक्त कुछ ऐसे स्टेप्स चाहिए जहां से एनिलीन चाहिए, और एनिलीन के बाद फिर उसको हटाना है कन्वर्जन में आगे,
तो फिर हम लोग आराम से इन सब स्टेप्स का यूज कर सकते हैं कि डायजोनियम में उसको कन्वर्ट करके फिर हम लोग आराम से इस फॉर्मेट में हटा दें। क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हम लोगों को एनिलीन को बेंजीन में कन्वर्ट करना है, तो एनिलीन को बेंजीन में कैसे कन्वर्ट करें, उसका भी तो कोई तरीका होना चाहिए अपने पास। तो उसका ये तरीका हम लोग आराम से कंसिडर कर सकते हैं। तो ये जो कुछ रिएक्शंस मैंने लिखे इनको रटना पड़ेगा। ऑल द बहुत ही बेसिक है बट इनको याद रखना ही पड़ेगा, ज्यादा बेटर है। ये फॉर्मूला तो याद रखना ही रखना है HBF4। KI बेसिक है, I माइनस मिल रहा तो काम हो जाएगा। CuCl में Cl माइनस मिल रहा है, Br माइनस मिल रहा है, तो ये सब याद रखना रिलेटिवली आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। गेटरमैन्स थोड़ा मुश्किल दिखता है बट Cl माइनस यहाँ से मिल रहा है, काम आराम से हो जाएगा। ये तीनों रिएक्शन याद रखना मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग न्यूक्लियोफिलिक पार्ट सोच लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। न्यूक्लियोफिलिक तरीके से काम नहीं कर सकते। ये हम लोग के कुछ बेसिक रिएक्शंस है जो अपने को डायजोनियम सॉल्ट वाले पार्ट में मालूम होना चाहिए। और इसमें ऐसा भी नहीं कि कोई प्रॉपर मैकेनिज्म का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं तो मैकेनिज्म ओरिएंटेड कोई सवाल होगा। ये रिएजेंट्स याद ही रखना पड़ेगा ताकि हम लोग को आराम से सवाल सॉल्व करने में हेल्प मिल जाए। कोई डाउट है तो बता सकते हैं। बताओ भाई, कोई डाउट है तो। कोई डाउट नहीं है। एक मिनट, एक चीज शायद हम भूल रहे होंगे कि शायद हम कन्वर्जन का कुछ सवाल यहाँ पे दे रखे होंगे नोट्स में। तो हम एक बार कन्वर्जन के सवाल देख लेते हैं। अगर कन्वर्जन के सवाल होगा तो भी कुछ कुछ प्रैक्टिस करेंगे हम लोग कन्वर्जन के सवाल। नहीं होगा तो फिर तो आगे बढ़ जाएंगे, ज्यादा बेटर होगा। कन्वर्जन के सवाल, कन्वर्जन के सवाल एग्जैक्टली उसी ऑर्डर में हम बताए जिस ऑर्डर में यहाँ पे नोट्स में लिखे हैं, क्योंकि उसी ऑर्डर में डिस्कशन भी करते हैं। रिएक्शन का डिस्कशन ही हमेशा इसी ऑर्डर में होता है, ताकि तुम लोग को याद रहे। ठीक है, कन्वर्जन, हाँ है कन्वर्जन यहाँ पे, पर 3-4 ही कन्वर्जन है। चलो इग्नोर कर सकते हैं, 3-4 कन्वर्जन जो इग्नोर कर सकते हैं। चलो भाई, हम लोग थोड़ा कुछ रिएक्शंस वाले पार्ट में अब आगे बढ़ सकते हैं। अब हम लोगों को थोड़ा टॉपिक वाइज काम करना है। टॉपिक वाइज एज की हम लोग कुछ अलग अलग कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं। ऐसे बेंजीन तो हम लोग मोस्टली डिस्कस कर चुके हैं, बट अभी फिर भी बेंजीन के हेडिंग के नाम से कुछ कुछ चीजें चलेंगी। पहले बेंजीन होगा, फिर अल्काइल हैलाइड होगा। तो बेसिकली जब हम लोग ये टॉपिक्स डाल रहे हैं, क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है एरोमेटिक कंपाउंड, तो पहले बेंजीन जब बोलेंगे तो उसका प्रिपरेशन और उसके रिएक्शंस, अल्काइल हैलाइड बोलेंगे तो उसके प्रिपरेशंस उसके रिएक्शंस, फिर सिमिलरली फिनॉल उसके प्रिपरेशंस उसके रिएक्शंस, और एनिलीन उसके प्रिपरेशंस उसके रिएक्शंस। इस ऑर्डर में काम करेंगे। बेंजल्डिहाइड लास्ट क्लास में भी हम बोले थे कि उसके प्रिपरेशन ही है केवल, रिएक्शन कोई अलग से नहीं है। रिएक्शन 1-2 जगह है, स्पेसिफिकली नेम्ड रिएक्शन में कवर हो जाता है, तो उसको करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए हम लोग एक एक करके बेंजीन वाले पार्ट का डिस्कशन नॉर्मली करते हैं। ऑल्दो ये एक्सरसाइज तुम ही लोग को करना होता है, ऐसा नहीं कि एक्सरसाइज में हमको कुछ करना होता है, हम बस पूछ रहे होते हैं तुम लोगों से। जैसे मान लो अगर बेंजीन का प्रिपरेशन कराना है तो बहुत सारे मेथड्स हम लोगों ने अभी तक पढ़ रखे हैं, बहुत तरीके के मेथड्स हम लोग के सामने आ रखे हैं। जैसे 3 मेथड तो अभी आ गया, बट और भी मेथड्स है जो हम लोगों ने पढ़े हैं। तो नॉर्मली हम इस तरीके से एरो बना के ही काम कर रहे होते हैं। जैसे बहुत सारे रिएजेंट्स है जो हम लोग यूज करके आराम से बेंजीन तक पहुंच सकते हैं। क्या क्या रिएजेंट्स है ये तुम लोगों को सोचना होता है और उसके हिसाब से बताना होता है कि हाँ सर ये भी एक रिएजेंट था, ये भी एक रिएजेंट था। बिना चीटिंग किए हुए अगर बता सकते हैं तो बता करके देखो। कुछ 2-3 रिएजेंट्स ऐसे हैं जो नए होंगे, बट वो आगे रिपीट होगा तो हम लोग उन सब चीजों का डिस्कशन भी करेंगे। बट अभी के लिए जो भी रिएजेंट्स तुम लोगों के दिमाग में है वो सब चीजें बता सकते हैं। जो भी रिएक्शन तुमको याद है कि हाँ सर ये बेंजीन के प्रिपरेशन के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, जनरलाइज वे में, स्पेसिफिक वे में, वो सारा का सारा रिएजेंट्स आराम से नाम बताया जा सकता है। तो जिससे जैसे पूछेंगे बताते जाना। बताओ अस्मिता, कोई भी एक रिएक्शन बताओ बेंजीन का, मतलब KOH बेंजीन के प्रिपरेशन का रिएक्शन। अभी वाला 3 रिएक्शन को छोड़ के बताओ। KOH पूरा रिएजेंट पूछ लेंगे तो बताइए नहीं पाएगी। कोई भी पुराना रिएक्शन, अभी वाला नहीं। अभी वाला तो हम पहले लिख देते हैं। बेंजीन के ऊपर अगर N2+ था तो इस केस में 3 पॉसिबिलिटी है। इधर हम लोग H3PO2 ले ले, या फिर हम लोग C2H5OH ले ले, या फिर हम लोग तीसरा कौन सा था, HCOH फॉर्मिक एसिड।
इन तीनों में अगर हम लोग हीटिंग करेंगे तो बेंजीन मिल जाएगा। और कोई रिएक्शन बताओ। ईथर, ड्राई ईथर। ड्राई ईथर से बेंजीन कैसे बनाएंगे? बताओ भाई, ड्राई ईथर से बेंजीन कैसे बनाएंगे? क्या विधि है ड्राई ईथर से बेंजीन बनाने का? चलो हम कुछ कुछ सवाल में देखते हैं डाल के। तुम लोगों को बताना है कि क्या कर सकते हैं इसमें। तो मान लो अगर ये कंपाउंड दिया, इस केस में क्या ले सकते हैं रिएजेंट? Mg ड्राई ईथर, Mg ड्राई ईथर, ठीक है। और कोई रिएजेंट? फिर कॉपर और ड्राई ईथर। कॉपर जिंक ड्राई ईथर शायद। बहुत अच्छा नहीं है, बट जिंक चलो ठीक है। Mg और जिंक तो हम लोग उसमें पढ़े थे डीहेलोजिनेशन में, वो तो ले ही सकते हैं। जिंक या मैग्नीशियम लेंगे, दोनों हटेगा और वहां से डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा ये ले सकते हैं वुर्ज रिएक्शन, Na ड्राई ईथर पॉसिबल है। हाँ, अगर ये कंपाउंड रहा तो क्या करेंगे? नोट्स कॉपी देख के मत बताना भाई, नोट्स कॉपी तो देख करके सब लोग बता सकता है। ये कंपाउंड रहा तो क्या ले सकते हैं रिएजेंट कि हम लोग का बेंजीन हो जाए? तान्या बताओ। इस केस में क्या कर सकते हैं? तो नहीं पता। अल्काइल हैलाइड है, अपने को यहाँ डबल बॉन्ड चाहिए, क्या करें? तुम पुराने मेथड्स की बात कर, कुछ नया नहीं कुछ पूछ रहे हैं। ये हटेगा, यहाँ डबल बॉन्ड चाहिए, क्या करें? डबल बॉन्ड बनाने के लिए अभी तक तो एक ही चीज करते आ रहे हैं, एलिमिनेशन। तो अगर अल्कोहलिक KOH ले ले तो यहाँ से डीहाइड्रोहेलोजनेशन होगा, बन जाएगा बेंजीन। ये एक पॉसिबल तरीका हो सकता है जनरलाइज वे में। सिमिलरली अगर हम लोग चाहे तो अल्कोहल में ये काम कर सकते हैं। अगर अल्कोहल रहा, अल्कोहल का तो और भी स्ट्रक्चर्स है। अगर ये 5 मेंबर रिंग वाला पार्ट रहा, तब भी इस केस में अगर हम लोग H+ के साथ डेल्टा यूज करते हैं, इवन एलिमिनेशन, तो उस केस में हम लोग का प्रोडक्ट आराम से बन सकता है। इस केस में क्या करेंगे साहिल? इस केस में क्या करें? H+ ऐड कर सकते हैं, कोई भी प्रोटीन मीडियम काम हो जाएगा, ठीक है। ये सब रिएक्शंस तो कुछ जनरल रिएक्शंस है, और भी कुछ रिएक्शंस हो सकते हैं जनरलाइज वे में। अगर तुम लोग को सीखना है तो और भी जनरल रिएक्शन में, जिनकी जैसे एक ये रिएक्शन थोड़ा अलग टाइप का, यूनिक टाइप का रिएक्शन होता है, बट इसको ना भी याद रखो तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना स्पेसिफिक रिएक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये भी अपना एक्सपेंशन करके बेंजीन रिंग का फॉर्मेशन कराएगा। इसको अभी के लिए छोड़ देते हैं, ये हम लोग के ज्यादा काम का नहीं है। ऑल्दो मेरे हिसाब से शायद होना चाहिए, नोट्स वोट्स में तो एकदम होना चाहिए, बट अपने लिए ज्यादा काम का नहीं है। और इसमें ये कर सकते हैं कि यहाँ जो ब्रोमीन दे रखा, इसके जगह हम लोग इस तरीके का ब्रोमीन भी लेके काम कर सकते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में ब्रोमीन चला गया तो भी बेंजीन रिंग बन सकता है। इन सब के अलावा हम लोग एक काम कर सकते हैं, ये सब रिएक्शन तुम लोग के लिए नए हैं तो ये सब याद रखना मस्ट है। फिनॉल से हम लोग बेंजीन में जा सकते हैं। जो OH ग्रुप है ये सीधा हट जाता है अगर हम लोग जिंक डस्ट के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं, जिंक डस्ट के साथ हीटिंग, तो फिनॉल इज डायरेक्टली कन्वर्टेड टू बेंजीन रिंग। ये एक रिएक्शन ध्यान रखना, फिनॉल के रिएक्शन में भी ये रिएक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक नया पार्ट आया जो तुम लोग को मालूम होना चाहिए। एक पार्ट ये है जो हम लोग को ऑलरेडी मालूम होता है, अगर हम लोग एसिटिलीन का रिएक्शन यूज करते हैं, एसिटिलीन को बेंजीन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? ये है रिएक्शन क्लास 11th का, कोई बता सकता है? सर रेड हॉट ट्यूब कुछ वैसा है। रेड हॉट आयरन ट्यूब होल यूज करते हैं हम लोग, रेड हॉट आयरन या फिर कॉपर ट्यूब।
तो इस केस में हम लोग का पॉलीमराइजेशन होता है। ये तरीका भी इनफैक्ट थोड़ा मालूम होना चाहिए सब लोगों को। C ट्रिपल बॉन्ड C, C ट्रिपल बॉन्ड C, C ट्रिपल बॉन्ड C। इस केस में एक पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट होता है पॉलीमराइजेशन के टाइम पे, दूसरे कार्बन का बॉन्ड ब्रेक करके ये भी आगे शिफ्ट होता है, तीसरे कार्बन का बॉन्ड ब्रेक होकर के ये भी आगे शिफ्ट होता है। तो ऐसे पाई बॉन्ड का एक एक शिफ्टिंग आगे हुआ तो ओवरऑल स्ट्रक्चर में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और इधर भी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। जो पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ वो सिग्मा में कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली जो अगला पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ वो भी सिग्मा में कन्वर्ट हुआ, अगला पाई बॉन्ड जो ब्रेक हुआ वो भी सिग्मा में कन्वर्ट हुआ, मतलब बेंजीन का फॉर्मेशन हो गया। रेड हॉट आयरन ट्यूब के साथ या रेड हॉट कॉपर ट्यूब के साथ अगर हम लोग एसिटिलीन का रिएक्शन कराएंगे तो हम लोग को आराम से बेंजीन का फॉर्मेशन मिलता है। जो पॉलीमराइजेशन का रिएक्शन थोड़ा ध्यान रखना, क्लास 11th में हाइड्रोकार्बन में दे रखा है। इनके अलावा डायल एल्डर्स रिएक्शन बोलते हैं ना? ना डायल एल्डर्स रिएक्शन ये नहीं है, वो अलग था, वो इस टाइप का रिएक्शन था। कंजुगेटेड डाइन में एक अल्कीन का रिएक्शन, वो एक अलग चीज था, है सिमिलर टाइप का पैटर्न बट वो यहाँ पे ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनाता है। इसके अलावा डी कार्बोक्सिलेशन ले सकते हैं हम लोग। बेसिकली डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब हम लोगों का, अगर यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ से CO2 हटा दे, लास्ट क्लास में शायद हम बताए थे NaOH के साथ हम लोग अगर कैल्शियम ऑक्साइड सोडा लाइम, इसको हम लोग सोडा लाइम बोलते हैं, इसको अगर हीट करते हैं तो उसके इसमें डी कार्बोक्सिलेशन हो जाता है। नीचे लिख देते हैं यहाँ पे डी कार्बोक्सिलेशन, ऑल्दो हम लोग जस्ट आगे डिस्कस करेंगे, एक टॉपिक में आएगा हम लोग का डी कार्बोक्सिलेशन, प्रॉपर डिस्कशन होगा। इन सब के अलावा हाँ एक ये रिएक्शन यूज कर सकते हैं हम लोग चाहे तो, हम लोग का अगर स्ट्रक्चर दे रखा COONA और इसको हम लोग को बेंजीन में कन्वर्ट करना है, सॉरी इसमें नहीं, इसको बेंजीन में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस यूज कर सकते हैं, कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस यूज करके बेंजीन में कन्वर्जन कर सकते हैं। ये हम लोग रिएक्शन ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। इन सब के अलावा हाँ और भी एक रिएक्शन है, जो N हेक्सेन होता है, इसको भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। नॉर्मल हेक्सेन जो ग्रुप होता है इसको हम लोग पॉलीमराइज कर सकते हैं। इस केस में पॉलीमराइजेशन के लिए हम लोगों का Al2O3 या फिर V2O5 होता है शायद से, इसके साथ हम लोग हीटिंग करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ शायद AlCl3 भी होता है, AlCl3 इसमें हीटिंग करते हैं। तो हम लोग एल्युमिनियम ऑक्साइड या फिर वेनेडियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में हीटिंग कर रहे होते हैं, तो उस केस में हम लोग का पॉलीमराइजेशन होता है, कंपाउंड वाला पार्ट बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। एक ये छोटा सा स्ट्रक्चर ध्यान रखना। ऑल्दो रिएक्शन में रिएजेंट कंफर्म करना एक बार, वेनेडियम है कि क्रोमियम ऑक्साइड है, वेनेडियम ही है शायद से, V2O5 हाँ ठीक है V2O3 है। तो इस केस में पॉलीमराइजेशन होता है, मतलब 6 मेंबर रिंग पूरा का पूरा अपने आप को बेंजीन में कन्वर्ट करता है। और भी कुछ कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस है जो एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, जो हमको ध्यान है। एक ये रिएक्शन है, ये बड़ा यूनिक रिएक्शन है इसलिए हम बता देते हैं, बट ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखा। तो अगर हम लोग के पास ये कंपाउंड दे रखा, इसका हम लोग सेलेनियम के प्रेजेंस में अगर हीटिंग करते हैं तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि सेलेनियम जो पाई बॉन्ड है जैसे ऐसा मान लो, और इसमें अगर हम लोग सेलेनियम का रिएक्शन कराए इन द प्रेजेंस ऑफ हीटिंग, तो बस पाई बॉन्ड के अल्टरनेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो वहां से डिहाइड्रेशन होता है, 2 हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, डिहाइड्रेशन होता है। ऐसा पाई बॉन्ड के अल्टरनेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड है। तो जैसे मान लो अगर बेंजीन रिंग है और यहाँ पे एक जगह पाई बॉन्ड है, तो इसके अल्टरनेट पोजीशन पे अगला पाई बॉन्ड बनेगा, उसके अल्टरनेट पोजीशन पे भी एक और पाई बॉन्ड बन सकता है, वो पहले वाले से भी अल्टरनेट पोजीशन पे है। तो अगर हम लोग के पास साइक्लोहेक्सीन दिया है, उसमें हम लोग सेलेनियम के साथ अगर हीटिंग करते हैं तो बेंजीन का फॉर्मेशन होगा। एंड एक और रिएक्शन है इसी टाइप का, साइक्लोहेक्सेन अगर दे रखा, तो अगर हम लोग पहले डाइस्ड चारकोल के प्रेजेंस में अगर हीटिंग करेंगे तब भी उस केस में एरोमेटाइजेशन होता है, तो बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड में, मतलब बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है। साइक्लोहेक्सेन अपने आप को एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट करता है। इस रिएक्शन को एरोमेटाइजेशन रिएक्शन ही बोलते हैं। ये भी एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, हम कहीं और देखे थे इसलिए हम बता दे रहे हैं। इन सब के अलावा कोई और रिएक्शन बच गया है अगर तुम्हारे नोट्स में तो एक बार देख लो। इन सब रिएक्शंस के अलावा अगर कुछ बच गया है, क्योंकि कभी कभी 1-2 रिएक्शंस हम मिस कर जाते हैं, नॉर्मल सा चीज है। कुछ जनरल रिएक्शन अपने को ध्यान होने चाहिए, ऐसा नहीं कि जनरलाइज्ड रिएक्शन का कोई कमी है, बहुत सारे रिएक्शंस है जहां से बेंजीन बन सकता है, सबको डिस्कस नहीं कर सकते कि सर ऐसा वाला अगर कंपाउंड रहा इसमें भी अगर हम लोग अल्कोहलिक यूज डालेंगे तो ऐसा हो जाएगा, उतना नहीं कर रहा। एक ओवरऑल बस व्यू दे रहे हैं कि जनरलाइज वे में ऐसा काम कर सकते हैं, और कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस हैं जिनके मैकेनिज्म अपने लिए काम के नहीं है बट वो रिएक्शंस अपने काम के। ये सब कुछ रिएक्शंस हैं जो काम के हैं। फिनॉल के साथ एल्युमिनियम एलॉय भी है, निकेल एल्युमिनियम एलॉय, ये यहाँ पे आता होगा
अराइल हैलाइड वाले पार्ट में आता है। अगर अराइल हैलाइड वाले पार्ट में निकेल एल्युमिनियम अलॉय डालते हैं तो उस केस में डी हेलोजिनेशन हो जाता है। तो अगर ये कंपाउंड दे रखा हेलोजन, इसमें अगर हम लोग निकेल एल्युमिनियम अलॉय डालते हैं और इसके प्रेजेंस में हीटिंग करते हैं, तब उस केस में हम लोगों का हेलोजन हटेगा, वहां पे हम लोगों का बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है। ऐसा ही है ना कुछ? यस सर। ठीक है, और कोई रिएक्शन बचा हुआ है तो बताओ। ये भी रिएक्शन एनसीईआरटी में इतना स्पेसिफिक रिएजेंट कहीं कहीं पे क्यों आ जाता है? इतना स्पेसिफिक रिएजेंट हर जगह एग्जिस्ट करता है। जनरलाइज रिएक्शन बहुत स्पेसिफिक जगह एग्जिस्ट करता है। हम लोग अब तक रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं तो हम लोग उल्टे डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं, बट एक्चुअल में अगर देखा जाए तो स्पेसिफिक रिएक्शन ही हर हर जगह एग्जिस्ट करता है, और फिर कुछ जनरलाइज रिएक्शन है तो उसको हम लोग एक बकेट में डाल दे रहे हैं ताकि हम लोग को याद रखना आसान हो जाए। और कोई डाउट तो बताओ। और कोई रिएजेंट है तो देख लो एक बार नोट्स को कॉपी में, अगर कोई और रिएजेंट है तो बता दो। ऑल्दो इतना मेरे हिसाब से शायद सफिशिएंट है, तो बताओ। तो जिस अगर भी इसके अलावा रिएक्शन का रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं पढ़ना है वो मतलब SN1 SN2 ये सब में नहीं आता है, मतलब ये सब के नहीं, बाहर नहीं का आता है, है। वो अलग ही रिएक्शन है, वो सब याद रखना पड़ता है। जैसे फिनॉल के साथ जिंक डस्ट है, वो SN1 SN2 में नहीं आता। SN1 SN2 बहुत छोटा एक टाइप है भाई, बाकी जगह पे एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये सब कुछ प्रिपरेशंस के मेथड है, इस सब में हम लोग बस इनको याद रखेंगे। कन्वर्जन में हम लोगों को बहुत हेल्प करता है, सीक्वेंशियल रिएक्शन में बहुत हेल्प करता है, मालूम होना चाहिए सब चीजें, ये सारी की सारी चीजें मालूम होनी चाहिए। इन सब के अलावा फिर हम लोग रिएक्शंस की बात कर सकते हैं। बेंजीन रिंग वाले पार्ट में हम लोग क्या रिएक्शंस कर सकते हैं, तो रिएक्शंस ऑफ बेंजीन रिंग में नॉर्मली हम लोगों का कुछ रिएक्शन ऑलरेडी हो चुका है डिस्कशन में। एक तो सबसे पहला इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो तुम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, इसमें तो अपने को दिमाग भी नहीं लगाना है। प्रिपरेशन में अच्छा एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ऊपर जो हम लोग एन हेक्सेन वाला पार्ट यूज किए थे, इसमें एक हम सवाल और देखे थे कहीं पे। इसमें अगर हम लोग Al2O3 V2O3 की जगह पे CrO3 भी होता है, Cr2O3 भी होता है शायद से। एल्युमिनियम ऑक्साइड और V2O3 इनके कॉम्बिनेशन की बात कर रहे होते हैं हम लोग। यहाँ पे जैसे हम लोग को बेंजीन रिंग मिलता है, एरोमेटाइजेशन का होता है फार पार्ट। इसमें एक रिएक्शन ऐसा पूछा जा सकता है, जैसे 6 कार्बन की जगह अगर मान लो 7 कार्बन हो गया, तब क्या होगा। तो इस केस में सिमिलर रिएजेंट में अगर 7 कार्बन यूज करता है तो बेंजीन के जगह पे हम लोग को टोलुइन का फॉर्मेशन मिलता है। एरोमेटिक कंपाउंड तो मिलेगा ही मिलेगा, उसमें नो ब्रेनर है, बट उसमें एक टोलुइन का फॉर्मेशन होगा। जो पहला कार्बन है वो हम लोग के छठे कार्बन पे ऐड हो जाएगा, तो उसके हिसाब से एक मिथाइल ग्रुप बचा रह गया और हम लोग को टोलुइन का फॉर्मेशन मिलेगा। बट इसमें एक और भी सवाल आ जाता है कि अगर हम लोगों का 8 का कार्बन चेन हो गया N ऑक्टेन, तब उस केस में क्या होगा। इसके बाद फर्दर सवाल नहीं पूछा जाएगा। बनना तो अभी भी एरोमेटिक कंपाउंड है, बट इसमें 2-3 पॉसिबिलिटीज है, इनफैक्ट 2 पॉसिबिलिटीज है शायद। पहला कार्बन छठे पे ऐड हो गया, ये छठा है, इस पे ऐड हो गया तो इथाइल ग्रुप बच जाएगा, एक ये पॉसिबिलिटी। दूसरा कार्बन अगर 7वें पे ऐड हो गया तो एक तो पहले ये पॉसिबिलिटी हो गया कि पहला कार्बन छठे पे ऐड हो गया, मतलब एक बेंजीन रिंग और एक इथाइल ग्रुप का फॉर्मेशन। जब दूसरा कार्बन छठे पे ऐड 7वें पे ऐड होगा तो बेंजीन रिंग तो बन जाएगा, बट एक चीज देखो, ये कार्बन जब इस पे ऐड हुआ तो यहाँ से तो रिंग बन गया, और जो दोनों कार्बन आपस में अटैच हुए थे उन दोनों पे एक मिथाइल ग्रुप का फॉर्मेशन रह गया। ये बेसिकली हम लोग का कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। तो ये एक स्ट्रक्चर था जो 2-3 साल पहले मेरे सामने सवाल आया था, अच्छा सवाल है, ध्यान रख सकते हैं कि आइदर उसमें इथाइल बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, नहीं तो ऑर्थो डाई मिथाइल बेंजीन का फॉर्मेशन भी हो सकता है। बट 6 मेंबर रिंग रहा तो सीधा 6 एन हेक्सेन रहा तो सीधा बेंजीन रिंग, 7 का कार्बन चेन रहा तो टोलुइन। ऐसा हम लोग एक प्रिपरेशन का पार्ट कंसिडर कर सकते हैं, ये भी एक तरीका है जो अपने को थोड़ा ध्यान रखने का है। और तो इसके अलावा फिर वही रिएक्शंस की बात करेंगे हम लोग। रिएक्शंस में हम लोग का बेंजीन का ज्यादा कुछ रिएक्शन तो है नहीं, रिएक्शन वाले पार्ट में ओजोनलिसिस को हम इग्नोर करके चल रहे हैं। ओजोनलिसिस तो ऐसा है कि बेंजीन अगर केवल रहा तो ओजोनलिसिस होगा, बट बेंजीन में कोई भी डबल बॉन्ड रह गया तो केवल पाई बॉन्ड का ओजोनलिसिस होगा। रिएक्शन में एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जो अपने को ध्यान रखना है। पिछले 2 दिन से यही डिस्कशन कर रहे थे, इसमें कोई फर्दर डिस्कशन करेंगे नहीं। एक रिएक्शन हम लोग को थोड़ा ध्यान रखना है, ये फैक्ट हम लोग डिस्कशन में यूज किए थे अपने GOC वाले पार्ट में। अगर इन दोनों का रिएक्शन हम लोग AlCl3 के साथ कराते हैं, इन दोनों में से किसी का भी रिएक्शन, तो इस केस में आइसोमराइजेशन होता है, आइसोमर का फॉर्मेशन होता है।
एंड जो सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म है मेटा वाला पार्ट, उसका फॉर्मेशन होता है। इसको हम लोग जाइलीन बोलते हैं। एक बेंजीन रिंग के ऊपर अगर दो मिथाइल ग्रुप है, दैट इज कॉल्ड एज जाइलीन। पहला वाला पार्ट ऑर्थोजाइलीन हो गया, दूसरा वाला पार्ट पैराजाइलीन हो गया, तीसरा वाला पार्ट मेटाजाइलीन हो गया। मेटाजाइलीन इज थर्मोडायनेमिकली द मोस्ट स्टेबल जाइलीन। रीजन कोई मालूम करके अगर बता सकता है तो बिना गूगल किए हुए तो सोच के बताना। ये जीओसी में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। मेटाजाइलीन इज मोस्ट स्टेबल फॉर्म। ये एक आइसोमराइजेशन का रिएक्शन है जो कहीं कहीं हो सकता है यूज कर लिया जाए, अदरवाइज अपने किसी काम का नहीं रहेगा। ये मेडिकल के एग्जामिनेशन में ज्यादा काम कराएगा, इंजीनियरिंग में मोस्ट ऑफ नहीं होना चाहिए, बट ठीक है पढ़ लो, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। और तो बेंजीन के रिएक्शंस में और कोई रिएक्शंस हमको तो याद नहीं आ रहा। तो दो रिएक्शन सफिशिएंट है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो चलता ही है, वो तो अपने को मालूम होना चाहिए। बाकी हाइड्रोजनेशन वगैरह सब ऐसा रिएक्शन है कि वो जनरल रिएक्शन है। बेंजीन में हाइड्रोजनेशन कराए, बेंजीन साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो गया। अच्छा नहीं सॉरी, और भी कुछ कुछ रिएक्शंस है। एक रिएक्शन तो बड़ा मजेदार रिएक्शन है। अगर हम लोग बेंजीन का रिएक्शन कराते हैं Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ Fe या शायद से HNO, तो हम लोगों को गैमेक्सीन का फॉर्मेशन मिलता है। गैमेक्सीन इज हेक्सा, इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा बताएगा कोई? इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर क्या होगा? ऋषभ क्या होगा नोमेनक्लेचर? बताओ भाई क्या होगा नोमेनक्लेचर? अर्पित 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। इसका एक और नाम है गैमेक्सीन, ये नाम ध्यान रखना। और ये कंपाउंड यूज किया जाता है इंसेक्टिसाइड के जैसा। ये तुम्हारे अल्काइल हैलाइड के टॉपिक में दे रखा है। अल्काइल हैलाइड में भी ये प्रिपरेशन में सबसे लास्ट में दे रखा है, उसको थोड़ा ध्यान रखने की कोशिश करना। ये अपने लिए थोड़ा काम का इन्फॉर्मेशन है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ की जैसा ही सवाल पूछा जा सकता है। गैमेक्सीन इज यूज्ड एज, तो ये एक रिएक्शन है जो आई गेस बेंजीन के रिएक्शन में है। बाकी और कोई रिएक्शन हमको ध्यान नहीं आ रहा, एक बार नोट्स कॉपी देख लेना। अगर कोई रिएक्शन है भी तो मैकेनिज्म ओरिएंटेड कोई रिएक्शन नहीं है, वो रटने वाला ही रिएक्शन होगा, इसको आराम से ध्यान रख सकते हैं। यहाँ तक के पार्ट में अगर कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो, कोई भी डाउट है तो आराम से पूछ सकते हैं। तो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होगा? HNO है तो फ्री रेडिकल ही होगा, एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। और क्योंकि हम लोग एक्सेस में ले रखे हैं, जो Cl2 वाला पार्ट है वो एक्सेस में ही रहेगा, तब ये रिएक्शन ड्राइव होगा, तो फ्री रेडिकल के थ्रू हो जाएगा। कहीं कहीं पे Cl2 के साथ हाई टेम्परेचर दे रखा होता है, बहुत हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन होता है, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ रहा। बताओ यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो किसी को। अगर यहाँ तक डाउट नहीं है तो आगे का क्लास हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। जो हम लोगों का बचा हुआ मेन रिएजेंट है अल्काइल हैलाइड, सॉरी अराइल हैलाइड, फिनॉल एंड एनिलीन। फिनॉल एनिलीन ऑलमोस्ट 60% सिमिलर होगा, बस एक कपलिंग रिएक्शन हम नेम रिएक्शन में मेंशन कर देंगे। तो फ्राइज रीअरेंजमेंट और क्लेजन रीअरेंजमेंट के अलावा फिनॉल एंड एनिलीन सिमिलर बिहेवियर शो करेगा, ऑलमोस्ट सिमिलर। कुछ कुछ कंडीशनल पार्ट है जो याद रखना है। अराइल हैलाइड थोड़ा अलग होगा, जिसमें हम लोग बेंजाइन मैकेनिज्म पढ़ेंगे, SN1AR रिएक्शन पढ़ेंगे। पढ़ा हुआ आराम से 3 घंटे का टॉपिक होगा, 3 घंटे में कंप्लीट होगा, मतलब 1 घंटे सवा घंटे का राउंड हम लोग का फिनॉल एनिलीन में जाएगा, और बाकी 1 घंटे सवा घंटे का राउंड हम लोग का अराइल हैलाइड में जाएगा। उतना भी नहीं जाएगा, उससे कम ही होना चाहिए। 1 मिनट हम देख लेते हैं नोट्स में कितना होगा, बट हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको आराम से कंटिन्यू करेंगे। मन तो कर रहा था मेरा आज पढ़ाने का, बट फिर लगा के छोड़ देते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, गैमेक्सीन का फॉर्मेशन, गैटरमैन कोच रिएक्शन है, एक की बचा रह गया, इटार्ड रिएक्शन बचा रह गया, 2 रिएक्शन बचा रह गया, 3 रिएक्शन बचा रह गया।
ये तो चलो ऑक्सीडेशन में आ जाएगा, इसका तो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे वाला रिएक्शन ये तो ऑक्सीडेशन में डिस्कस कर लेंगे। बट गेटरमैन कोच रिएक्शन और इटार्ड रिएक्शन बचा रह गया, ये हम लोग के प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड में कंसिडर किया जा सकता है। चलो बता ही देते हैं, ज्यादा बेटर है। एक दो रिएक्शंस हैं जो याद रखने का है, ये चौथा रिएक्शन। अभी ऊपर हम लोग डिस्कस किए थे गेटरमैन रिएक्शन, यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं गेटरमैन कोच रिएक्शन। ऑल्दो ये एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन है, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन में ये नाम आता है गेटरमैन कोच रिएक्शन। अगर हम लोगों का बेंजीन का रिएक्शन हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HCl एंड AlCl3, तब इस केस में हम लोगों के बेंजीन के ऊपर CHO का फॉर्मेशन होता है। अब इसको इस तरीके से सोच सकते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन है, जो C ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा उसमें हम लोगों का पहले तो H+ का एडिशन हो रहा है। तो जैसे C ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज, कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज है, तो एक H+ का वहां एडिशन कंसिडर कर सकते हैं। बट स्टिल जैसे H+ का एडिशन होगा तो कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो जाएगा, उसको इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट होगा। तो उस केस में फिर वो अपना बेंजीन की तरफ से इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा, AlCl3 उस रिएक्शन को ड्राइव करने की कोशिश करेगा, क्योंकि AlCl3 वाला पार्ट कुछ कॉम्प्लेक्स टाइप का फॉर्मेशन करता है। और रिएक्शन का मैकेनिज्म कहीं भी नहीं मिलता है इसका, बट ये रिएक्शन मालूम रखना होता है। व्हाट इज गेटरमैन कोच रिएक्शन, ये बहुत ही स्टैंडर्ड पार्ट होता है जो तुम्हारे स्कूल में भी पूछा जाता है। कन्वर्जन में मैंने बहुत रेयरली देखा है कि इस सवाल को कभी यूज किया गया है, बट मालूम होना चाहिए। रिएक्शन रिपीट करेंगे हम लोग बेंजल्डिहाइड के फॉर्मेशन में या प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन में फिर से आएगा। और एक और रिएक्शन है सिमिलर टाइप के बिहेवियर में, इटार्ड एक बार और एक्सप्लेन कर दिए ना, क्या चीज? थोड़ा ज्यादा फास्ट आप बोल दिए। अच्छा, याद कर ले रिएक्शन। बेंजीन का रिएक्शन अगर हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HCl एंड AlCl3, तो बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। क्योंकि इसका कोई प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है तो रिएक्शन याद ही रखना है नाम के साथ। गेटरमैन रिएक्शन से डिफरेंस है, गेटरमैन रिएक्शन अलग चीज है, गेटरमैन कोच रिएक्शन अलग चीज है। उसके अलावा एक इटार्ड रिएक्शन है तो ऑक्सीडेशन का रिएक्शन, ऑक्सीडेशन में भी कंसिडर कर सकते हैं, बट उसको हम लोग सेपरेटली ही रख लिया करते हैं। टॉल्वीन को अगर हम लोग क्रोमाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन में लेके जाते हैं, CrO2Cl2, इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इस केस में जो ऊपर का CH3 है बेंजीन के ऊपर का, उसको ये CHO ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है। ऑक्सीडेशन होने पे हम लोग का एक नॉर्मल कंपाउंड अल्कोहल में कन्वर्ट हो सकता है, फिर एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो सकता है। तो इटार्ड रिएक्शन का एक छोटा सा टॉपिक है जो अपने को मालूम होना चाहिए। ये फिर से बेंजल्डिहाइड में आएगा ताकि दोबारा रिपीट हो जाए, चाहे तो एल्डिहाइड कीटोन में फिर से मेंशन कर सकते हैं। एनसीईआरटी के हिसाब से ये दोनों रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन के टॉपिक में दे रखा है, बट क्योंकि प्योर हाइड्रोकार्बन का रिएक्शन है तो बेंजीन के रिएक्शन में भी कंसिडर करना ज्यादा बेटर होगा। बट नाम ध्यान रखना, गेटरमैन कोच रिएक्शन एंड इटार्ड रिएक्शन, ये दोनों स्कूल में हमेशा पूछा जाएगा। दोनों में से कोई एक सवाल पूछा जाएगा हमेशा। आइदर इटार्ड रिएक्शन, जैसे होता है 3-4 सेट है तो एक सेट में इटार्ड, एक सेट में गेटरमैन कोच रिएक्शन, तो इस तरीके से रिएक्शन का थोड़ा ध्यान रखने का है। बाकी और इसके बाद हम लोगों का 1 मिनट अराइल हैलाइड का टॉपिक देख लेते हैं हम लोग। कितना लंबा लेक्चर लगेगा एक हम थोड़ा बहुत एनालिसिस बता देते हैं। KMnO4 तो हम लोग ऑक्सीडेशन में सीखेंगे, यहाँ पे डिस्कशन नहीं कर रहे इस चीज का। अराइल हैलाइड प्रिपरेशन, अराइल हैलाइड रिएक्शंस, SNAR, बेंजाइन मैकेनिज्म होना चाहिए। इसके बाद बेंजाइन मैकेनिज्म है, इसके बाद बेंजाइन के बाद खत्म हो जाता है अराइल हैलाइड का टॉपिक, फिर फिनॉल का नंबर आएगा। फिनॉल वाले पार्ट में, अच्छा ये सब तो फिटिक रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन है, और फिनॉल का नंबर आया। फिनॉल के प्रिपरेशंस, उसके रिएक्शंस, क्यूमीन से फिनॉल का प्रिपरेशन, रिएक्शन ऑफ फिनॉल, कुछ बेसिक रिएक्शंस है। लिवर में नाइट्रोसोटेस्ट, चलो ठीक है, बताने लायक चीज है। कोल्ब स्मिथ रिएक्शन तो है, तो कोल्ब स्मिथ रिएक्शन रीमट इवन रिएक्शन का पार्ट यहाँ लिखा हुआ है, नहीं बताएंगे हम यहाँ पे, नाम मेंशन भले ही कर दे बट हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। जैसे ही हम लोग रीमट इवन रिएक्शन बताएंगे तो कोल्ब स्मिथ रिएक्शन सिमिलर टाइप का बिहेवियर शो करता है, वहीं पे इसका डिस्कशन करेंगे हम लोग। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो हम लोग पढ़ चुके हैं, उससे कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे यहाँ पे। फिर सल्फोनेशन, वही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्राइज रीअरेंजमेंट नेम रिएक्शन में जाएगा, क्लेजन रीअरेंजमेंट नेम रिएक्शन में जाएगा, और क्या बच गया?
बेंजल्डिहाइड प्रिपरेशन है। देखो बेंजल्डिहाइड में आ गया फिर से गैटरमैन कोच रिएक्शन, इटार्ट रिएक्शन, क्योंकि वो तो स्टैंडर्ड है बेंजल्डिहाइड के प्रिपरेशन में। और हम लोग का रिडक्शन का ये पार्ट है, इसमें कोई रिएक्शन होता नहीं है। एनिलीन में प्रिपरेशन तो एनिलीन का हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया ऑलमोस्ट, एक बेंजाइन मैकेनिज्म के थ्रू होता है और उसके रिएक्शंस होंगे। तो रिएक्शंस पे फिनॉल के जैसे ही रिएक्शंस है। ठीक है, उतना भी टाइम नहीं लेगा आई गेस। 50-51 पेज से शुरू हो रहा है ना, और कितना चल रहा है, 60-70 पेज तक चला गया। ये तो हमको दिख रहा है डीकार्बोक्सिलेशन। ओके, ये तो बाद में आएगा। ठीक है, तो ठीक है, ऑलमोस्ट दो घंटे, 2.25 घंटे का अराउंड टॉपिक रहेगा। प्राइस रीअरेंजमेंट और क्लेजन रीअरेंजमेंट हम लोग नेम रिएक्शन में पढ़ेंगे, तो आराम से नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्लास में टॉपिक हम लोग का बेंजीन वाला पूरा कंप्लीट हो जाएगा, मतलब बेसिकली एरोमेटिक कंपाउंड कंप्लीट होगा माइनस कुछ नेम्ड रिएक्शन, रीमा-टीमन रिएक्शन, प्राइस रीअरेंजमेंट, क्लेजन रीअरेंजमेंट। क्लेजन कंडेंसेशन अलग चीज है और रीअरेंजमेंट अलग चीज है, ऑल्दो ये दोनों चीजें कहीं भी सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट एम्स में सवाल आया है इसका। क्लेजन रीअरेंजमेंट का सवाल सीधा एम्स में आया है, जेईई एडवांस में हम आज तक देखे नहीं है कहीं पे प्रीवियस ईयर में। तो अब हमको समझ नहीं आता कि उसको पढ़ाया जाए कि नहीं पढ़ाया जाए, हम बहुत सिग्निफिकेंट नहीं समझते, बट जान लो तो अच्छी बात है ताकि मिस ना हो अगर सवाल आता है तो। और रीमा-टीमन रिएक्शन के बाद कोल-विस्मिट रिएक्शन रहेगा, वो हम लोग डिस्कशन में यूज कर लेंगे। ठीक है, और बाकी तो ये सब टॉपिक छोटा छोटा है, तो दिक्कत नहीं है। चलिए होमवर्क नोट करना शुरू कीजिए। नेक्स्ट क्लास के लिए अगर किसी को कोई डाउट है तो आराम से पूछ सकते हैं, डाउट नहीं है तो होमवर्क नोट करो। आज होमवर्क मिलेगा थोड़ा अच्छे से। नेक्स्ट क्लास कल मोस्ट प्रोबेबली नहीं लेंगे, अब एक दिन का ब्रेक लेकर के उसके बाद लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। पहले क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, क्योंकि हम लोग को फ्री इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन। क्या सर कल थर्मोडायनेमिक्स वाला ले लीजिए ना। अच्छा, थर्मोडायनेमिक्स एक काम करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स अभी बता दे क्या। सर डिस्चार्ज होने वाला है फोन। फोन डिस्चार्ज होने वाला है कि तुम डिस्चार्ज होने वाला है, कि दोनों डिस्चार्ज होने वाला है? चलो ठीक है, कुछ कुछ होमवर्क पहले ले लो, उसके बाद बात करते हैं। नोट करो भाई, एक्सरसाइज 1 में ये सब तुम लोग ऑलरेडी होमवर्क दे चुके हैं। 57, 58 हो चुका, 59 हो चुका। और नोट्स कॉपी के जितने क्वेश्चंस बाकी रह गए सबके सब फटाफट कंप्लीट करो, उसमें कोई इफ बट कुछ नहीं चलेगा। क्वेश्चन नंबर 61 एक्सरसाइज 1 में, SN1 एयर तो हुआ नहीं, SN2 एयर बाद में आएगा। क्वेश्चन नंबर 71, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये मालूम होना चाहिए, हाइड्रोजनेशन बहुत बेसिक चीज है। ये ट्राई कर सकते हैं, जो हम लोग का हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट है, ये ट्राई कर सकते हैं। नहीं 85 नहीं, अभी 85 नहीं। क्वेश्चन नंबर 86 ट्राई कर सकते हैं, हाइड्रोलिसिस का पार्ट है। सवाल डरावना देख करके परेशान मत होना, जो हम लोग एसिटल और हेमी एसिटल का हाइड्रोलिसिस पढ़े थे उससे रिलेट करना है इस चीज को। एक कार्बन के ऊपर एक OR ग्रुप, दूसरा OR ग्रुप, तो बस हेमी एसिटल और हेमी एसिटल का सवाल है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। जैसे यहाँ वाले पॉइंट को देखो, यहाँ पे कार्बन के ऊपर OH एंड OR ग्रुप है, तो हेमी एसिटल टाइप का स्ट्रक्चर भी है। हाइड्रोलिसिस का जो बेसिक तरीका बताया था बस उसको चुपचाप फॉलो करना, प्रोडक्ट आराम से बनेगा, इसलिए मैंने हिंट दे दिया। क्वेश्चन नंबर 86, उसके बाद एक्सरसाइज 2E वाले पार्ट में uh, 70, 71, 79, और नोट्स कॉपी भी एक बार रीड करो, ऐसा नहीं कि बिना नोट्स कॉपी रीड किए सीधा क्वेश्चन सॉल्व करने लग गए। नोट्स कॉपी में सारे पॉइंट्स ढंग से दिए हुए हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले नोट्स भी रीड करना जरूरी है। 92, 93,
जैसे ये सवाल एक देख लो, फॉर प्रिपेयरिंग मोनो अल्काइल बेंजीन असाइलेशन प्रोसेस इज प्रिफर्ड देन डायरेक्ट अल्काइलेशन। ये सवाल हम लोग डिस्कस किए थे, प्रॉपर डिस्कशन किए थे, तो इस तरीके का थ्योरेटिकल सवाल आराम से पूछा जा सकता है। 93। अब ये सवाल सॉल्व कर सकते हैं। 106, इसमें ZnHg के साथ HCl दे रखा है। ये सवाल अब सॉल्व करने लायक है। 106, 108, 110, 111, 131, 133, 143, हाइड्रोलिसिस का सिंपल सा सवाल है। सब ऑक्सीडेशन रिडक्शन का सवाल है, इसको आगे देखेंगे हम लोग। उसके बाद एक्सरसाइज 3 वाले पार्ट में सेवनटीन शायद दे रखा है, 17, 18 भी दे रखा है जहां तक मुझे ध्यान है। ट्वेंटी 22 इपॉक्साइड का रिएक्शन है, ऐसा हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं कल। 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 43, 44, 45, 45 अच्छा सवाल है, कन्वर्जन का एक बहुत ही बेसिक सवाल है, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, ऐसा सवाल मालूम होना चाहिए। 2-3 स्टेप्स वाले सवाल जेईई एडवांस में ये 5-6 स्टेप में हो जाता है, ऐसा लंबा लंबा और स्टेप दे देता है। नीट में ये 3 स्टेप बहुत ही ऑब्वियस है, मेंस में 3 से 4 स्टेप आना शुरू हो गया है, 2 साल से 4-5 स्टेप, 5-6 स्टेप भी आ गया है, बट नॉर्मली 2 से 3 स्टेप हुआ करता था मेंस में। फोर्टी 46 बहुत बढ़िया सवाल है। 48 भी अच्छा सवाल है। इसके सेकंड पार्ट में, पार्ट 2,
एक्सरसाइज 3 के पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 4। फाइव ये दे रखा है शायद, हाँ ग्रीन मार्क किया हुआ दे रखा है। नाइन, 10, 12, 14, ये सब सिंपल सिंपल सवाल है मल्टीपल चॉइस बट सिंपल सवाल है। क्वेश्चन नंबर 17 अच्छा सवाल है, सोच के देखना एक बार, फिर एक इंफॉर्मेशन देंगे हम। चलो ठीक है, इतने क्वेश्चन ट्राई करके देखो। नहीं ये 25 भी ट्राई कर लो। इतने क्वेश्चन ट्राई करके देखो, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं आराम से। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, कुछ भी डाउट है तो आराम से पूछ लो। सर नोट्स आप अपलोड नहीं किए थे। अच्छा 1 मिनट भेज देते हैं। चलो ठीक है, आज के लिए क्लास एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। सर तो कल क्लास होगा थर्मोडायनेमिक्स वाला? बता देंगे, इन्फॉर्मेशन दे देंगे, ठीक है। यस सर।